पूरा एक महीना बीत गया। साल का अंतिम पहर आ पहुंचा था। जैसे जैसे शट के कदम त्रिवेण साम्राज्य के सुदूर उत्तरी छोर की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम का मिजाज पल पल में और ज्यादा खौफनाक और सर्द होता जा रहा था। सफर के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान तो पहाड़ों के ऊपर काले बादलों का ऐसा पहरा बैठा कि आसमान से बर्फीली रुई जैसी बर्फबारी स्नोफॉल शुरू हो गई, और वह जैसे जैसे और उत्तर की तरफ बढ़ता, बर्फ की वह चादर और ज्यादा मोटी और जानलेवा होती चली जाती। आखिरकार जब वो पूरे 1 महीने की निरंतर यात्रा के बाद देवगिरी पर्वत की बिल्कुल तलहटी में बसे आखिरी बड़े शहर शिवपुरी नगर के मुख्य द्वारों के सामने पहुंचा, तो सामने का पूरा नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कोठी की दीवारें, पेड़ पौधे और पूरी सड़कें सफेद बर्फ की एक बहुत मोटी चादर से पूरी तरह ढकी पड़ी थीं। शट घोड़े से नीचे उतरा। उसने लगाम को अपने हाथ में लिया और कड़कती ठंड के बीच उस घुटनों तक जमी बर्फ को अपने पैरों से कुचलते हुए बड़े ही सधे कदमों से शहर के भीतर आगे बढ़ने लगा। ये शिवपुरी नगर दिखने में नीलगढ़ नगर से भी कहीं ज्यादा विशाल, भव्य और समृद्ध था। सच तो यह था कि अपनी इस पूरी लंबी यात्रा के दौरान उसने जितने भी रईस शहरों को पार किया था, ये उन सब में सबसे आलीशान और राजा महाराजाओं जैसा ठाठ रखने वाला शहर था। इसका पूरा घेरा शैल राज्य के ताराग्नि नगर से पूरे 6 गुना ज्यादा चौड़ा था, और यहाँ के बाजारों की रईसी और चहल पहल आकाशपुर नगर के मुकाबले कई गुना और ज्यादा ऊंचे स्तर पर चमक रही थी। चर 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 बर्फ के ऊपर शट के भारी जूतों के टकराने की वो साफ आवाज कोठरी के सन्नाटे में गूंज रही थी, और आसमान से गिरते हुए बर्फीले फाहे उसकी टोपी के ऊपर लगातार इकट्ठा होते जा रहे थे। उसने अंदर पहने हुए हल्के नीले रंग के सादे कुर्ते के ऊपर ऊन का एक बहुत ही भारी और मोटा कफन नुमा चोगा क्लोक अच्छे से ओढ़ रखा था, जिसने उसके पूरे छोटे से वजूद को सिर से लेकर पैर तक एक सुरक्षा कवच की तरह ढक रखा था। आखिरकार वो साधना की दुनिया का एक मंजा हुआ महायोगी बन चुका था। इसलिए पहाड़ों की इस कड़कती ठंड से उसके शरीर को रत्ती भर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। पर वो बाजार की इस आम भीड़ के बीच खुद को बहुत ज्यादा अनोखा या साक्षात्कार जैसा दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ कतई नहीं खींचना चाहता था। शट के कदमों की रफ्तार अचानक एक जगह थमी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और रात के उस घने अंधेरे आसमान की तरफ देखा। सूरज बहुत पहले ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरे का पहरा बैठ चुका था। उसका तेज दिमाग अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर वो इस बर्फीली रात के खौफनाक पहर में पर्वत की कड़े रास्तों पर चढ़ाई करने की बचकानी भूल करेगा, तो ऊपर मुख्य द्वारों पर तैनात रक्षकों के सामने इतनी रात गए दस्तक देना मर्यादा के खिलाफ माना जाएगा। उसने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये अंतिम फैसला लिया कि आज की ये आखिरी रात वो इसी शिवपुरी नगर के किसी भोजनालय में बिताएगा, जहां वो बाजार के मुसाफिरों से देवगिरी पर्वत की आंतरिक व्यवस्था और वहां की परीक्षाओं का कुछ पुख्ता सुराग लगा सके, ताकि कल सुबह का सूर्य उगते ही वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दीक्षा के लिए कदम बढ़ा सके। जल्द ही शट की पार की नजरों ने बाजार के ठीक बीचों बीच बना एक अत्यंत आलीशान, भव्य और रईसों का सबसे पसंदीदा भोजनालय इन ढूंढ निकाला, और वो शांत कदमों से उसके भारी द्वारों को पार करके भीतर दाखिल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिंह परिवार के खजाने से मिले उन सोने के सिक्कों के कारण इस सीधे साधे लड़के के मिजाज में कोई रईसी या घमंड आ चुका था। हकीकत तो ये थी कि पिछले पूरे 1 महीने के लंबे सफर के दौरान उसने न जाने कितने कड़कते बवंडर, बर्फीली हवाएं और जानलेवा रातों का सामना पहाड़ों की गुफाओं और जंगलों के बीच सूखी जमीन पर लेट लेट कर किया था। उसका इस आलीशान होटल के भीतर पैर रखने का इकलौता मकसद सिर्फ इतना ही था कि ऐसे बड़े और महंगे भोजनालयों के हॉल में हमेशा साम्राज्य के बड़े बड़े रसूखदार साधक और मुसाफिर आकर बैठते हैं, जिनके मुंह से देवगिरी पर्वत की हर एक गुप्त खबर और सुराग आसानी से मिल सकता था। और वैसे भी उसकी अपनी जेब में धन दौलत का ऐसा अंबार था कि इस रईस होटल का भाव चुकाना उसके लिए महज एक खिलौना था। कमरे का पूरा लेन देन मुकम्मल करने के बाद शट नीचे बने मुख्य बड़े हॉल लॉबी की तरफ आया और कोने की एक साधारण मेज पर बैठकर भोजन प्रबंधक को गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दे दिया। जब वेटर ने चांदी के बर्तन में वह खौलती हुई स्वादिष्ट चाय उसके सामने परोसी, तो उसकी एक एक चुस्की लेते ही शट के पेट के भीतर साधना की वह थकान पल भर में शांत हो गई और उसे असीम सुकून मिला। उसने चाय का प्याला धीरे से मेज पर रखा और अपनी उन पैनी साफ आंखों से पूरे हॉल के माहौल को बहुत बारीकी से टटोलने लगा। उसने हॉल के भीतर कदम रखते ही इस बारीक बात को भांप लिया था कि यहाँ मेजों पर बैठे जितने भी मुसाफिर थे वे सब बाजार के कोई ऐरे गहरे लोग नहीं, बल्कि अच्छे खासे रसूखदार और ऊंचे पद वाले योद्धा थे। पूरे हॉल के भीतर कुल 9 बड़ी मेजें सजी हुई थीं,
जिन पर करीब 30 से भी ज्यादा लोग बैठे आपस में सुख दुख साझा कर रहे थे। और शट की पारखी साधना के अनुसार उनमें से पूरे 15 लोग कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साधना की दुनिया के मंजे हुए अमहायोगी थे। उन योद्धाओं की उम्र का मिजाज भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ जहां कुछ अधेड़ उम्र के पूरे 40-50 साल के बुजुर्ग साधक बैठे थे, जिनके चेहरों पर पुराने कत्ल और भयंकर जंग की कड़े लकीरें साफ गवाही दे रही थीं कि वे कितने अनुभवी खिलाड़ी थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बमुश्किल 20-22 साल के नए युवा साधक भी बैठे थे, जिनके बाजुओं में एक नई जवानी और नए बछड़े जैसा खूंखार जोश उबल रहा था। हर एक मेज पर बैठे लोग अपने साथियों के साथ बहुत ही ऊंची आवाज में गर्मा गर्म चर्चाएं कर रहे थे। और अचरज की बात यह थी कि उन सब के बीच चल रही उस बातचीत का इकलौता विषय सिर्फ और सिर्फ वो पावन देवगिरी पर्वत और उसकी परीक्षा ही था। अरे भाइयों, एक बार बस मेरी ये काया उस पावन देवगिरी पर्वत के मुख्य गर्भगृह के भीतर दाखिल हो जाए और वहां के आचार्यों से मुझे तीसरे और चौथे स्तर की दिव्य कलाओं, कल्टीवेशन आर्ट्स का गुप्त सुराग मिल जाए, फिर देखना मेरी रफ्तार को। जब मैं वापस अपनी छाती ठोक कर अपने गृहनगर लौटूंगा, तो मैं भी तो देखूं कि बाजार के किस माई के लाल में इतनी जुर्रत है जो मेरे सामने अपना सिर उठाने का दुस्साहस करे। एक मेज से किसी युवा साधक की बुलंद आवाज गूंजी, तुम अपने गृहनगर की क्या बात करते हो भाई? हमारे शहर का जो वो घमंडी नगराधीश है, उसके साथ मेरा पिछले कई सालों से बहुत बड़ा पैतृक वैर चल रहा है। मैं तो बस उस ऊपर वाले से यही मन्नत मांग रहा हूं कि मेरी साधना का स्तर एक बार तीसरे स्तर के महायोगी के पद तक पहुंच जाए। फिर देखना उस नगराधीश के चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ती हैं और वो खुद हाथ जोड़कर मेरी कोठी पर भीख मांगने आएगा। और अगर किस्मत के जोर से मैंने चौथे स्तर की उस महासाधना को सिद्ध कर लिया, तो पूरे समाज के सामने मैं उस नगराधीश से अपनी कोठी के जूते उठवाऊंगा। ये मेरा अटूट फैसला है। दूसरी तरफ बैठी मेज से एक अधेड़ उम्र के साधक ने अपनी तलवार को मेज पर पटकते हुए पूरे घमंड से कहा, अरे छोड़ो भाई, अभी से इतनी बड़ी बड़ी हाँकने का कोई फायदा नहीं है। सबसे मुख्य और पहला काम तो यह है कि कल सुबह जैसे ही हम उस पावन पर्वत की चौखट पर कदम रखेंगे, हम सबको अपनी पुरानी कड़वाहट भूलकर एक साथ मिलकर एक चट्टान की तरह खड़ा होना होगा। कम से कम अगर हमारा ये दल आपस में मजबूती से बंधा रहेगा, तो देवगिरी पर्वत के पुराने सीनियर छात्र चाहकर भी हमारे ऊपर अपनी धौंस जमाने या हमें प्रताड़ित करने की जुर्रत कतई नहीं कर पाएंगे। एक तीसरे समझदार साधक ने सबको शांत करते हुए अपनी बात रखी। शट के होठों पर उनकी ये बातें सुनकर एक बहुत ही सादगी भरी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से अपना रुख बदला और अपनी सुनने की उस असाधारण क्षमता को हॉल के बिल्कुल दूसरे छोर पर सजी एक मेज की तरफ केंद्रित कर दिया, जहां कुछ साधक दबी आवाज में कानाफूसी कर रहे थे। क्यों भाइयों, मैंने बाजार के बुजुर्ग मुसाफिरों के मुंह से सुना है कि उस पावन पर्वत के मुख्य गर्भगृह के भीतर दीक्षा पाने के लिए एक साधक को पर्वत की कड़े चढ़ाई के दौरान पूरे 3 भयंकर अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद मुख्य द्वार को लांघने के लिए 3 और जानलेवा चक्रव्यूहों को तोड़ना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर पूरे 6 स्तर की खौफनाक परीक्षाएं हमारा रास्ता रोककर खड़ी हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमारी ये काया उस भयंकर तांडव को झेल पाएगी? एक नए छात्र ने घबराते हुए पूछा। अरे तुम फालतू में अपने दिल को छोटा करके डर का माहौल क्यों बना रहे हो यार? हम दोनों आज इस शिवपुरी नगर की धरती पर महज कोई नवसिखुए दिव्य साधक बनकर नहीं आए हैं, बल्कि अपनी पूरी दिव्य ऊर्जा को जगाकर प्रथम स्तर के अमहायोगी के मध्यचरण मिड स्टेज तक पहुंच चुके हैं। जब हमारी बाजुओं में इतनी बड़ी ताकत छिपी है, तो भला पर्वत के वे मामूली रक्षक हमारा रास्ता कैसे रोक पाएंगे? उसके बगल में बैठे साधक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल 100% सच है। हम दोनों ने ताराग्नि नगर के अपने अखाड़े में पूरे 3 साल तक सिर्फ इसीलिए सब्र किया और इस मध्य चरण तक पहुंचने का इंतजार किया, ताकि परीक्षा के मंच पर हमारा पासा पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर हमारे जैसे मंझे हुए महायोगी भी उस परीक्षा को पार नहीं कर पाए, तो पूरे त्रिवेण साम्राज्य के भीतर किसी दूसरे योद्धा की क्या बिसात जो देवगिरी पर्वत की चढ़ाई कर सके? उसने एक जबरदस्त ठहाका लगाते हुए अपनी छाती ठोक दी। खट। शट अभी पूरी एकाग्रता के साथ उनकी इस गुप्त रणनीति को सुन ही रहा था कि तभी अचानक उसके ठीक सामने की मेज की लकड़ी पर किसी भारी चीज के टकराने की तीखी आवाज गूंजी, जिसने उसके ध्यान को बीच में ही तोड़ दिया। शट पल भर के लिए अंदर से थोड़ा सा चौंका। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा, तो पाया कि एक अनजान लंबा चौड़ा युवक बड़े ही रौब के साथ उसके मेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका था। मेज की उस साफ लकड़ी के ऊपर एक अत्यंत नायाब और सुंदर चमचमाती बैंगनी रंग की भारी तलवार रखी हुई थी। उसकी ब्लेड की धार से ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसी गहरे बैंगनी रंग की दिव्य रोशनी बाहर निकल रही थी। एक ऐसा अनोखा और अलौकिक रंग जिसे शट ने अपनी पूरी जिंदगी के सफर में आज तक पहले कभी नहीं देखा था। क्यों भाई, क्या तुम्हारे इस मेज की ये सामने वाली कुर्सी किसी दूसरे रईस मुसाफिर के लिए आरक्षित है या यहां बैठने की अनुमति है?
उस अनजान युवक ने अपनी तीखी पैनी नजरें शट के चेहरे पर गड़ाते हुए बहुत ही बेफिक्री से पूछा। शट पल भर के लिए थोड़ा अचंभित हुआ, पर उसके होठों पर वही सादगी भरी मुस्कान लौट आई। उसने नम्रता से अपना सिरना में हिलाया और बोला, नहीं भाई, यहां कोई नहीं है, ये सीट बिल्कुल खाली है। वाह, तब तो ये बहुत ही लाजवाब बात हो गई। चलो, आज इस दावत का मजा साथ में बैठ कर लेते हैं। आखिरकार इस बड़े हॉल के भीतर मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला ही भटक रहा हूं। इतना कहने के साथ ही वो युवक बिना किसी संकोच या औपचारिक लिहाज के सीधे शट के सामने वाली कुर्सी पर पूरे रोब के साथ बैठ गया। उसने फुर्ती से अपने कंधों पर लिपटे उस भारी चोगे और अपनी टोपी को उतारा और पास ही मेज के कोने पर रख दिया। और उसके बैठने की वो मुद्रा साफ बयां कर रही थी कि वो अंदर से कितना बेफिक्र और बिंदास मिजाज का इंसान था। शट अपनी पारखी नजरों से बहुत ही खामोशी के साथ उस नए साथी के हुलिये को टटोलने लगा। उम्र के मामले में वो युवक ज्यादा से ज्यादा पूरे 23 या 24 साल का एक तंदुरुस्त मर्द लग रहा था। उसके चेहरे के नैन नक्श भले ही बाजार के आम नागरिकों की तरह बहुत ही साधारण और सीधे साधे थे, पर अचरज की बात यह थी कि उसकी वे दोनों आंखें इतनी असाधारण रूप से पैनी और चमकीली थीं, मानो सूती कपड़े के भीतर दो धारदार तलवारें छिपाकर रखी गई हों। इतना ही नहीं, उसके खड़े होने का वो अंदाज और इस समय कुर्सी पर बैठने की उसकी वो फौलादी मुद्रा इतनी सुदृढ़ और तनी हुई थी कि वो हॉल में बैठे बाकी के उन आवारा महायोगियों के मुकाबले साफ तौर पर एक बिल्कुल अलग और मंझा हुआ योद्धा दिखाई दे रहा था। अरे ओ भोजन प्रबंधक, बिना कोई पल गंवाए हमारे इस मेज के ऊपर एक बर्तन भर के गर्मा गरम कड़क मदिरा लाओ, और साथ में कोठी के सबसे बेहतरीन 4 मसालेदार शाही पकवान भी परोस दो। उस युवक ने पूरे हॉल को दहलाते हुए एक बुलंद आवाज में ऑर्डर दिया। कोठी के वेटर ने भी आदर से हामी भरी और पलक झपकते ही मिट्टी के कीमती बर्तन में वो खौलती हुई तेज मदिरा लाकर मेज पर सजा दी। उस युवक ने बड़े ही चाव से मिट्टी के एक बड़े प्याले में वो तेज मदिरा उड़ेल ली, और वो जैसे ही उसे अपने होठों से लगाने वाला था, उसे अचानक सामने बैठे इस छोटे से बच्चे का होश आया। उसने प्याले को बीच में ही रोका, शट की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारी ये छोटी काया भी इस कड़कती ठंड के बीच मदिरा का थोड़ा सा जायका चखना पसंद करेगी? शट ये अप्रत्याशित सवाल सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पागलों की तरह अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, अपना सिर नामे हिलाया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में ऐसी नशीली चीजों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता। मैं मदिरा का सेवन कतई नहीं करता। वो युवक उसकी ये बचकानी घबराहट देखकर जोर से हंस पड़ा। उसने एक कुटिल ठहाका लगाया और एक ही घूंट में वो पूरा बड़ा प्याला अपने हलक के नीचे उतार दिया। प्याले को मेज पर पटकने के ठीक अगले ही सेकंड उसने दोबारा उस सुराही को उठाया और प्याले को ऊपर तक दोबारा भर दिया, और उसका हाथ इतना सधा हुआ था कि मदिरा की एक बारीक बूंद तक नीचे फर्श पर नहीं गिरी। अरे छोटे भाई, तुम अभी उम्र के मामले में बहुत नासमझ बच्चे हो। तुम्हें इस बात का तिनके भर का भी ज्ञान नहीं है कि इस कड़कती बर्फीली ठंड के बीच इस कड़क मदिरा का एक घूंट इंसान के बदन के भीतर कैसा भयंकर और आलीशान जादू करता है। एक बार जब तुम्हें इसका चस्का लग गया तो तुम पूरी जिंदगी इसके दीवाने रहोगे। उस युवक ने बड़ी ही बेफिक्री से मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो छोड़ो, अपने इस भाई के कहने पर महज एक छोटा सा घूंट आजमा कर तो देखो। शट के होठों पर एक लाचार और फीकी मुस्कान आई। उसने एक बार फिर अपना सिरना में हिलाया और बोला, इस विधा के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा भाई, मेरी भलाई इसी में है कि आप इस पूरी सुराही का आनंद अकेले ही लें। वो युवक दोबारा मुस्कुराया। उसने बिना कोई नखरा किए दोबारा उस पूरे बड़े प्याले को एक ही सांस में खाली कर दिया। मदिरा का वो तेज सैलाब पेट के भीतर जाते ही उसके मुंह से एक बहुत ही लंबी और तृप्त सांस बाहर निकली, और उसके चेहरे का वो तनाव पल भर में पूरी तरह गायब हो गया और वो बेहद रिलैक्स दिखाई देने लगा। उसने बड़े ही आराम से उस प्याले को नीचे रखा। तो छोटे भाई, क्या तुम्हारी ये छोटी काया भी कल सुबह की पहली किरण के साथ सीधे उस पावन देवगिरी पर्वत की कड़े चढ़ाई करने का इरादा रखती है? उस युवक ने मेज पर सजे उन गर्मा गर्म मसालेदार पकवानों की तरफ अपनी उंगलियां बढ़ाई और बड़े ही चाव से खाना खाते हुए पूछा। जी हाँ भाई, आपकी ये बात बिल्कुल सच है, मैं वहीं जा रहा हूं। शट ने हामी भरते हुए सीधे शब्दों में कहा। अरे वाह, मानना पड़ेगा भाई, मुझे तो सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इतनी छोटी और मासूम उम्र होने के बावजूद तुम पहले ही अपनी दिव्य ऊर्जा को जगाकर एक प्रामाणिक महायोगी बन चुके हो। उस युवक ने खाना चबाते हुए अचरज से कहा। जरा घूमकर हॉल की इन मेजों पर बैठे इन कचरों की तरफ तो देखो। इनमें से हर एक बंदा कल सुबह उसी देवगिरी पर्वत की छांव में अपनी किस्मत आजमाने आया है, और सब के सब अंदर से इतने डरे हुए हैं कि अपनी घबराहट को छिपाने के लिए यहां फालतू की गर्मा गर्म गप्पे हाँक कर सीनियरों की गुप्त खबरें टटोल रहे हैं। शट के होठों पर एक लाचार मुस्कान आई। बात तो बिल्कुल 100% सच थी। आखिरकार इस बड़े रईस होटल के हॉल में बैठकर वो खुद भी तो अपने कानों से यही काम कर रहा था। तो चौहान भाई, क्षमा कीजिएगा, तो आपके बारे में क्या विचार है?
शट ने सामने बैठे उस युवक के चेहरे को देखा और पूछा, क्या आप खुद भी कल सुबह उसी देवगिरी पर्वत की परीक्षा के मंच पर अपनी तलवार लहराने वाले हैं? अरे कैसी बातें करते हो छोटे भाई। अगर मेरा मकसद उस पावन पर्वत की चढ़ाई करना नहीं होता तो भला इस कड़कती मनहूस ठंड के बीच मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस सूने शहर के भीतर लाते खाने क्यों आता? उस युवक ने बड़े ही बिंदास अंदाज में एक और पकवान मुंह में डाला और चिल्लाकर बोला, एक बार जैसे ही हम उस पर्वत के पवित्र मुख्य गर्भगृह के भीतर दाखिल हो गए, फिर देखना वहां की कोठरी के भीतर हमें ऐसा सादा और रूखा सूखा भोजन मिलने वाला है जिसे देखकर ही इंसान का दिल बुझ जाए। वहां ऐसे मसालेदार लजीज पकवानों का जायका सपने में भी नसीब नहीं होने वाला। तो मेरी मानो छोटे भाई, कल सुबह की उस मुसीबत से पहले आज रात खुद आगे बढ़कर इन शाही व्यंजनों पर अपना हाथ साफ कर लो। भूखे पेट जंग नहीं लड़ी जाती। शट मुस्कुराया और बोला, बात तो आपकी समझ में आती है भाई, पर हकीकत यही है कि मुझे अंदर से इस बात का तिनके भर का भी भरोसा नहीं है कि कल सुबह की उस भयंकर अग्नि परीक्षा को पार करके वहां के आचार्य मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं। उस युवक ने जैसे ही शट के मुंह से ये लाचारी भरी बात सुनी, उसने पल भर के लिए अपने हाथ के चमचे को रोका। उसने अपनी उन पैनी पैनी आंखों को पूरी कड़ाई के साथ शट के उस मासूम चेहरे पर गड़ाया। उसे ऊपर से नीचे तक बहुत बारीकी से टटोलने के बाद वो दो टूक शब्दों में सीधे बोला, शट भाई, तुम अपने दिल को छोटा मत करो। मुझे अपनी पारखी नजरों पर पूरा अटूट भरोसा है कि कल सुबह तुम उस परीक्षा के मंच को चुटकी बजाते ही पार कर जाओगे। मुसीबत तो सिर्फ हॉल में बैठे इन बाकी के गीदड़ों के लिए होने वाली है। इनका पत्ता साफ होना तय है। शट ये अप्रत्याशित दावा सुनकर पल भर के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। उसने अचरज से पूछा, भला ऐसा क्यों भाई? आपको मेरे भीतर ऐसी कौन सी अनोखी बात दिखाई दे रही है? ये साफ साफ मेरे अपने दिल का असली अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बयां कर रहा है भाई। उस युवक ने बड़े ही चाव से एक और बड़ा पीस मुंह में डाला और बोला, जरा गौर से इन बाकी मेजों पर बैठे इन कचरों के चेहरों को देखो। ये सब दिखने में भले ही खुद को बहुत बड़ा सूरमा और आत्मविश्वास से भरा हुआ साबित करने का ड्रामा रच रहे हो, पर हकीकत यही है कि इनके बीच चल रही ये फालतू की गर्मा गर्म बातचीत साफ गवाही दे रही है कि ये सब अंदर से खौफ के मारे पूरी तरह कांप रहे हैं और अपनी इसी कमजोरी को छिपाने के लिए चिल्ला रहे हैं। पर तुम इन सब से बिल्कुल अलग और निराले हो। तुम पिछले 1 घंटे से इस कोने की मेज पर बिल्कुल खामोश बैठे हो। तुम्हारे मुंह से एक फालतू शब्द बाहर नहीं फूटा है, पर तुम्हारी आंखों की ये गहराई और ये ठहराव साफ बयां कर रहा है कि तुम कल सुबह के उस बवंडर का सामना करने के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार और निश्चिंत खड़े हो। शट एक बार फिर अंदर से पूरी तरह अचंभित रह गया। उसने मुस्कुराते हुए सामने बैठे उस अजीब युवक की आंखों में देखा और पूछा, चलो, यह तो मेरे बारे में आपकी राय हो गई भाई, पर जरा खुद अपने बारे में तो बताइए। क्या आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है? अरे छोटे भाई, अगर मुझे खुद अपनी इस फौलादी काया और अपनी इस तलवार की ताकत पर पूरा अटूट विश्वास नहीं होता तो मैं इस कड़कती बर्फीली ठंड के बीच इस सूने और उबाऊ शहर के भीतर अपनी कीमती रात बर्बाद करने कतई नहीं आता। उस युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे शब्दों में बड़े घमंड से कहा, मेरी इस बात को कोई अहंकार या हवा में उड़ना समझने की भूल कतई मत करना। साधना का सीधा सा नियम यही कहता है कि अगर किसी योद्धा के दिल के भीतर जीत का यह अटूट संकल्प सुदृढ़ नहीं है तो उसे देवगिरी पर्वत की तरफ अपनी आंख उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो घर पर बैठकर चूड़ियां पहने। शट के होठों पर एक बहुत ही सच्ची और खिलखिलाती हुई मुस्कान लौट आई। मानना पड़ेगा कि सामने बैठा यह गठीले बदन का युवक सचमुच बहुत ही दिलचस्प, मजेदार और निराला खिलाड़ी था। मेज पर सजे उन गर्मा गर्म खुशबूदार पकवानों की तरफ देखकर पिछले कई दिनों के लंबे सफर के कारण शट के पेट के भीतर भी भूख के चूहे कूदने लगे थे। उसने आगे से कोई संकोच या पारिवारिक लिहाज दिखाना ठीक नहीं समझा। उसने फुर्ती से अपने हाथ में कीमती लकड़ी के चमचे चॉपस्टिक्स थामे और उस युवक के साथ बड़े ही चाव से भोजन का आनंद लेने लगा। जब उन दोनों ने मिलकर मेज पर सजे उन चारों भारी भरकम शाही पकवानों को पूरी तरह से साफ कर दिया और पेट भरकर अघा चुके, तब भी वे दोनों काफी देर तक उसी कोने की मेज पर आमने सामने बैठे रहे। शट कन्नौजिया अपनी पैनी सुनने की शक्ति के बल पर लगातार हॉल की बाकी मेजों से आ रही सरकारी न्यायाधीशों और रक्षकों की गुप्त कानाफूसी को बड़े गौर से सुन रहा था, जबकि उसके सामने बैठा वो युवक बड़े ही आलसी अंदाज में अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाए एक के बाद एक मदिरा का प्याला खाली किए जा रहा था। उसकी पीने की वो डरावनी रफ्तार देखकर किसी भी सीधे इंसान का कलेजा अंदर से कांप जाए कि अगर इसने 2-4 प्याले और खींच लिए तो यह मदिरा का जहर इसके फेफड़ों को पूरी तरह जाम कर देगा और इसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। तभी अचानक हॉल के बिल्कुल बीचों बीच सजी एक बड़ी मेज से किसी साधक की बहुत ही रहस्यमयी और ऊंची आवाज पूरे हॉल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी, अरे भाइयों, जरा अपने कानों को मेरे पास लाओ और इस कड़े सत्य को ध्यान से सुनो। कल सुबह जैसे ही हम उस देवगिरी पर्वत की कड़े चढ़ाई शुरू करेंगे तो वहां के रक्षकों द्वारा दी जाने वाली शुरुआती 3 अग्नि परीक्षाओं को चुटकी बजाते ही पार करने का एक बहुत ही अचूक और गुप्त जादुई शॉर्टकट बाजार में आ चुका है।
मैं खुद अपने ताराग्नि नगर की तिजोरी से भारी खजाना खर्च करके साधना की दुनिया की सबसे दुर्लभ और चमत्कारी औषधियां यानी कायाताप रसायन गोलियां बॉडी हीटिंग पिल्स अपने साथ लेकर आया हूं। कानून का नियम कहता है कि परीक्षा के मंच पर पैर रखने से महज एक पल पहले जैसे ही कोई साधक इस जादुई रसायन गोली को अपने हलक के नीचे उतार लेगा, उसके शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जा का ऐसा भयंकर तापमान पैदा होगा कि पर्वत की वे शुरुआती 3 अग्नि परीक्षाएं उसके सामने महज एक खिलौना साबित होंगी और वो बिना कोई चोट खाए सीधे आर पार निकल जाएगा। क्या कहा तुमने भाई? क्या सचमुच बाजार में ऐसा कोई अचूक जादुई रसायन मौजूद है? अरे मेरी मानो, तुम्हारे पास जितनी भी फालतू की काया ताप रसायन गोलियां बची हैं, उन सबको इसी वक्त मेरे हाथों बेच दो। तुम बाजार का जो भी ऊंचे से ऊंचा भाव या जितने भी सोने के सिक्के मुआवजे के रूप में मांगोगे, मैं अभी इसी वक्त अपनी थैली से निकालकर तुम्हारी हथेली पर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। उसके बगल में बैठे एक रईस छात्र ने लालच के मारे फटी आंखों से देखते हुए अपनी पूरी धन दौलत की थैली मेज पर पटक दी। पूरे हॉल के भीतर अचानक मचे इस नए रसायनों और औषधियों के भारी हंगामे और मुसाफिरों की उस भीड़ को देखकर शट कन्नौजिया के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। गुलामी के उन लोहे के पिंजरों से निकलने के बाद से लेकर अब तक साधना की इस दुनिया में उसने अपनी मां की उस पुरानी अंगूठी के अलावा कभी ऐसी काया ताप रसायन गोली का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं सुना था, और न ही उसके तेज दिमाग को इस बात का तिनके भर का भी ज्ञान था कि रसायन शास्त्र फार्मेसी के नियमों के अनुसार ऐसी चमत्कारी औषधियों को भट्टी के भीतर कैसे तराशा जाता था। मुसाफिरों की उस अंधी होड़ को देखकर एक पल के लिए उसके सीधे साधे दिल के भीतर भी यह बचकाना विचार तेजी से तैरा कि क्यों न वो खुद भी अपनी जान की सुरक्षा के लिए अपनी रेशमी थैली से कुछ सोने के सिक्के खर्च करे और अपने लिए एक ऐसी रसायन गोली खरीद कर रख ले। ये सब महज बाजार के कचरों को ठगने का एक बहुत ही घटिया और ओछा स्वांग है। इन कौड़ियों के पीछे भागने की भूल कतई मत करना शट भाई। तभी अचानक उसके सामने बैठे उस मदहोश युवक के होठों पर एक गहरी हिकारत और तिरस्कार की मुस्कान तैर गई और उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद अपने इस तेज दिमाग से सोचो भाई। अगर कोई लाचार साधक ऐसी नकली रसायन गोलियों के दम पर अपनी शारीरिक ऊर्जा को जबरदस्ती बढ़ाकर उन शुरुआती 3 अग्नि परीक्षाओं को धोखे से पार कर भी ले, तो भला आगे चलकर मुख्य द्वारों पर तैनात रक्षकों द्वारा रचे जाने वाले उन आखिरी 3 जानलेवा चक्रव्यूहों के सामने उसकी ये उधार की ताकत महज एक सेकंड भी कैसे टिक पाएगी? वहां जाते ही उसकी आबरू का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना पूरी तरह तय है। इतना कड़ा वाक्य अपने मुंह से निकालने के बाद उस युवक के चेहरे के हाव भाव साफ बयां कर रहे थे कि आज रात के लिए उसके पीने और खाने का कोटा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था और अब यहां फालतू बैठने का कोई तुक नहीं था। उसने बिना कोई पल गंवाए तुरंत मेज की लकड़ी पर रखी अपनी उस कीमती बैंगनी रंग की भारी तलवार को अपने फौलादी हाथों में दबोचा। वो अपनी कुर्सी से सीधा खड़ा हुआ और बिना किसी विदाई के सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। शट पल भर के लिए चकित रह गया। वो फटी आंखों से उस अजीब मुसाफिर की इस जाती हुई भारी पीठ को देखता रहा और साधना के इस मोड़ पर आकर उसे समझ नहीं आया कि वो इस बिंदास मिजाज वाले साथी को रोकने के लिए अपनी जुबान से क्या शब्द निकाले। लेकिन खेल इतने पर ही नहीं रुका। वो युवक अभी मुख्य दरवाजे की देहली के पास बमुश्किल एक ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक उसके पैर बीच रास्ते में ही ठिठक गए। उसने बड़े ही रोब के साथ झटके से अपना सिर पीछे घुमाया और अपनी उन पैनी चमकीली आंखों को सीधे शट के चेहरे पर गड़ाते हुए उसे एकटक घूरने लगा, जिससे शट अंदर से थोड़ा सा चौंक गया। क्यों शट भाई, क्या तुम्हारे इस सीधे साधे संस्कारों की डिक्शनरी के भीतर इस बात का कोई नियम नहीं बना है कि जब कोई जांबाज योद्धा इस तरह तुम्हारे साथ बैठकर दावत उड़ाए तो विदा होने से पहले तुम्हें बड़े आदर के साथ उसका शुभ नाम अपनी जुबान पर लाना चाहिए? उस युवक ने अपने माथे को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए हल्की सी नाराजगी भरे मजेदार अंदाज में पूछा। शट पल भर के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया। उसके गालों पर संकोच की एक हल्की सी लाली दौड़ गई, पर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़े ही अदब के साथ पूछा, अपनी इस नासमझी के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा भाई। क्या मैं बड़े आदर के साथ अपने इस निराले और जांबाज साथी का शुभ नाम जान सकता हूं? यह सुनते ही उस युवक के होठों पर जीत का एक भयंकर घमंड और रोब लौट आया। उसने पूरे हॉल के मुसाफिरों के सामने बिजली की गति से अपनी उस बैंगनी रंग की भारी तलवार को हवा में लहराया, उसे अपने सीने के बिल्कुल सामने बिल्कुल सीधा तनकर खड़ा किया और पूरे भोजनालय को अपनी बुलंद आवाज से दहलाते हुए गर्व से ऐलान किया, त्रिवेण साम्राज्य की इस पावन धरती पर साधना की दुनिया के लोग मुझे शूरवीर गौरव चौहान के नाम से पुकारते हैं। याद रखना छोटे भाई, शूरवीर गौरव चौहान, शट कन्नौजिया। ये नाम सुनकर पल भर के लिए चकित रह गया। अपनी पूरी जिंदगी के सफर में उसने ये अनोखा सूरनेम पहली बार सुना था। उसने तुरंत मर्यादा का पूरा लिहाज रखते हुए बड़े ही आदर के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, गौरव भाई साहब, मेरा नाम शट कन्नौजिया है। वो युवक मुस्कुराया और बड़ी ही बेफिक्री से बोला, अरे छोटे भाई,
मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा नहीं था, पर अब जब तुमने खुद अपने मुंह से बता ही दिया है, तो मैं इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित रखूंगा। मैं दिल से यही मन्नत मांगता हूं कि तुम सफलतापूर्वक उस पावन देवगिरी पर्वत की कठिन परीक्षा को पार कर लो। एक बार जब तुम्हारी ये छोटी काया उस पर्वत के मुख्य गर्भगृह के भीतर दाखिल हो जाएगी, तो वहां के सीनियरों के सामने तुम्हारी रक्षा करने का पूरा जिम्मा इस तुम्हारे बड़े भाई गौरव चौहान का रहेगा। इतना कड़ा वाक्य अपने मुंह से निकालने के बाद उस युवक ने बिना कोई पल गंवाए मेज के कोने से अपना वो भारी चोगा उठाया, उसे अपने फौलादी कंधों के ऊपर अच्छे से ओढ़ा और बड़े बड़े रोबीले कदमों से भोजनालय के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। शट बिल्कुल काठ की मूरत बना उस जाते हुए निराले युवक की भारी पीठ को एकटक निहारता रहा, और जब वो पूरी तरह ओझल हो गया, तब जाकर उसके दिमाग का संतुलन ठिकाने आया। उसने एक लाचार मुस्कान के साथ अपने सिर को हिलाया। खैर, जो भी हो, उस अजनबी युवक के दिल के भीतर उसके प्रति रत्ती भर भी कोई वैर या नफरत का भाव नहीं था, और इस अनजान नगरी के भीतर यह खबर भी उसके लिए बहुत बड़ी और सुकून देने वाली थी। ठीक उसी पल पूरे हॉल के भीतर मचे उस भारी शोर शराबे के बीच बाकी मेजों पर बैठे महायोगियों और मुसाफिरों की ऊंची आवाजें दोबारा शट के कानों में पड़ने लगी, जो बड़े ही चाव से उसी युवक के नाम की चर्चा कर रहे थे। अरे भाइयों, क्या तुमने अभी उस तलवारबाज के मुंह से उसका नाम सुना? क्या उसने खुद को गौरव चौहान कहा? कहीं ये वही शूरवीर गौरव चौहान तो नहीं है जिसके नाम का डंका इस समय पूरे त्रिवेण साम्राज्य के बाजारों में सबसे तेज आवाज में गूंज रहा है? अरे बात बिल्कुल 16 आने सच है भाई, वो वही धुरंधर है। जरा गौर से मेज पर रखी उस कीमती बैंगनी रंग की तलवार को तो देखते। इस पूरे क्षेत्र में गौरव चौहान के अलावा ऐसी नायाब बैंगनी तलवार थामने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? बाजार के लोग उसे आदर से बैंगनी तलवार वाले चौहान जी भी कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। क्या सचमुच ये वही शूरवीर है? अरे बाप रे, वो खुद भी कल सुबह उसी देवगिरी पर्वत की परीक्षा के मंच पर उतरने आया है क्या? मैंने तो बाजार के बुजुर्ग मुसाफिरों के मुंह से सुना था कि उसका अपना साधना स्तर इस समय प्रथम स्तर के महायोगी के बिल्कुल आखिरी शिखर पीक पर जा पहुंचा है, और वो द्वितीय स्तर का महायोगी बनने के बिल्कुल करीब है। जब उसकी बाजुओं में पहले से ही इतनी राक्षसी ताकत छिपी थी, तो भला वो इस सीधे साधे देवगिरी पर्वत की कठिन दीक्षा में शामिल होने क्यों आया है? अब इस बड़े राज का सुराग तो सिर्फ उस ऊपर वाले को ही होगा भाई। पर एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि अगर कल सुबह वो उस पर्वत के मुख्य गर्भगृह के भीतर कदम रखता है, तो वहां के जितने भी बड़े बड़े मुख्य आचार्य और पीक मास्टर्स हैं, वे सब उसे अपना मुख्य शिष्य बनाने के लिए आपस में ही लाठियां खींचने लगेंगे। आसपास की मेजों से आ रही इस कड़कती चर्चा को सुनकर शट को अंदर से इस बात का पूरा सुराग मिल चुका था कि सामने बैठा वो बिंदास युवक सचमुच इस पूरे त्रिवेण साम्राज्य की साधना भूमि का एक बहुत ही रसूखदार और नामचीन खिलाड़ी था। और वैसे भी उसने खुद अपनी पारखी नजरों से भांप लिया था कि उस युवक के बैठने और खड़े होने का वो फौलादी अंदाज बाकी के उन आवारा महायोगियों के मुकाबले कई गुना और ज्यादा सुदृढ़ था। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बाजार में किसी का इतना बड़ा नाम फालतू में नहीं गूंजता। साफ था कि उस गौरव चौहान की असली मारक क्षमता सचमुच बहुत ही खूंखार स्तर पर कायम थी। इतनी छोटी सी उम्र के भीतर प्रथम स्तर के महायोगी के बिल्कुल अंतिम शिखर को छू लेना ही अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी था कि वह साक्षात एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। मैंने तो यहां तक सुना है भाई कि जब वो साधना के बिल्कुल शुरुआती चरण में था, तब भी वो अपने से ऊंचे मध्य चरण के महायोगियों को चुटकी बजाते ही धूल चटा देता था, और जब वो खुद मध्य चरण पर पहुंचा, तो उसने अंतिम शिखर के धुरंधरों की नाक में दम कर दिया था। और आज जब वो खुद प्रथम स्तर के महायोगी के बिल्कुल आखिरी चरम पर जा बैठा है, तो पूरे त्रिवेण साम्राज्य के भीतर द्वितीय स्तर के महायोगी से नीचे ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसकी तलवार के सामने महज दो पल भी टिकने की जरूरत कर सके। एक मुसाफिर ने अपनी आंखें बड़ी करके फुसफुसाते हुए बताया, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल पक्की है। और मैंने तो यह भी सुना है कि उसके हाथ में जो वो बैंगनी रंग की भारी तलवार चमक रही है, उसका अपना इतिहास भी बहुत बड़ा और आलीशान है। बाजार के रसायनज्ञ कहते हैं कि वो पूरे तृतीय श्रेणी का एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक जादुई हथियार है। तृतीय श्रेणी का जादुई हथियार? अरे बाप रे, इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि उस तलवार की लोहे की ब्लेड के भीतर साक्षात किसी तृतीय स्तर के खूंखार जंगली जादुई जानवर के प्राणों का असली खजाना कोर पूरी कड़ाई से जड़ा गया है। हाँ, सुराग तो बिल्कुल यही मिला है। और लोग कहते हैं कि उस बैंगनी तलवार के भीतर कुछ ऐसी गुप्त मारक कलाएं और जादुई तकनीकें छिपी हैं जो पल भर में सामने वाले का वजूद मिटा देती हैं। इसी खूंखार हथियार के दम पर द्वितीय स्तर के बड़े बड़े महायोगी भी बाजार की सड़कों पर गौरव चौहान को देखते ही मर्यादा का पूरा लिहाज रखते हैं, और उसके सामने फालतू घमंड दिखाने की भूल कतई नहीं करते। तृतीय श्रेणी का एक जादुई हथियार। शट कन्नौजिया ने जब मुसाफिरों के मुंह से यह कड़ा गणित सुना, तो उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न उभर आई।
वो अच्छी तरह समझता था कि साधना की इस दुनिया में तृतीय श्रेणी का हथियार सचमुच बहुत ही विनाशकारी और असीम ताकत का मालिक होता है। हकीकत तो ये थी कि उसके अपने गृह नगर यानी उस पूरे ताराग्नि नगर के भीतर वहां के मुख्य नगराधीश की तिजोरी के अलावा ऐसी कीमती तलवार किसी दूसरे रईस के पास सपने में भी मौजूद नहीं थी। आखिरकार बाजार का नियम कहता है कि किसी भी जादुई हथियार का भारीपन हमेशा योद्धा की अपनी आंतरिक साधना के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वरना अगर कोई कमजोर साधक ऐसा कीमती खजाना हाथ में लेकर सरेआम घूमेगा तो बाजार के गिद्ध और डाकू उसकी जान लेने के लिए उसके दरवाजे पर भयंकर संकट खड़ा कर देंगे। पर यहां खेल बिल्कुल निराला था। वो शूरवीर गौरव चौहान अपनी उस चमचमाती बैंगनी तलवार को अपने स्थानिक वलय स्पेशल रिंग के भीतर छिपाकर रखने के बजाय पूरे बाजार के सामने खुलेआम हाथ में थामकर बड़े रौब से घूम रहा था। ये बात पूरे साम्राज्य के सामने यह साबित करने के लिए काफी थी कि उसे अपनी इस फौलादी काया और अपनी युद्ध कला के ऊपर पूरे 100% का अटूट विश्वास था, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि उसकी असली मारक क्षमता बाजार में उड़ने वाली इन सनसनीखेज अफवाहों से भी कहीं ज्यादा खूंखार और जानलेवा रही होगी। कमरे के कोने में बैठकर कुछ देर तक इसी तरह बाकी की फालतू गप्पों को सुनने के बाद जब शट को लगा कि अब इस हॉल के भीतर उसके काम की कोई दूसरी गुप्त खबर या सुराग बाकी नहीं बचा है, तो वो बहुत ही शांत कदमों से अपनी कुर्सी से उठा और ऊपर बने अपने छोटे से कमरे में विश्राम करने चला गया। आज की इस पूरी रात के भीतर उसने एकांत में बैठकर साधना की कोई नई तकनीक या चक्रव्यूह आजमाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसका तेज दिमाग अच्छी तरह समझ रहा था कि कल सुबह जैसे ही वो उस पावन पर्वत की तलहटी में कदम रखेगा, वहां की उन 6 स्तर की खौफनाक परीक्षाओं का सामना करने के लिए उसके शरीर का पूरी तरह तरोताजा और अपने सर्वश्रेष्ठ दिमागी संतुलन में होना सबसे जरूरी हथियार साबित होने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद के आगोश में सो गया। वो सर्द रात पलक झपकते ही रेत की तरह फिसल गई और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अगली सुबह का पावन बेला आ पहुंचा। शट कन्नौजिया सुबह की पहली किरण फूटते ही बिस्तर से उठ गया। रात भर बिना किसी बुरे सपने के एक बहुत ही शांत और गहरी नींद लेने के कारण उसका पूरा सीधा साधा चेहरा इस समय असीम ऊर्जा से दमक रहा था और उसका पूरा बदन स्फूर्ति से भरा पड़ा था। ऊपर से पिछले पूरे 1 महीने के लंबे सफर के दौरान निरंतर एकांत में रहने के कारण उसके भीतर की दिव्य ऊर्जा इस समय अपने सबसे ऊंचे और समृद्ध शिखर पर कुलांचे मार रही थी। वो इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुकम्मल और सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में खड़ा था। उसने अपने फेफड़ों के भीतर एक बहुत ही लंबी और करारी सांस भरी, खुद को शांत किया और बड़े ही आदर के साथ अपने कमरे के भारी किवाड़ खोलकर बाहर खुली सड़क की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। भोजनालय के मुख्य द्वारों से बाहर पैर रखते ही बर्फीली हवा का एक तेज थपेड़ा उसके चेहरे से जा टकराया। आसमान से सफेद बर्फबारी का वो सिलसिला आज सुबह भी वैसे ही लगातार जारी था। कल दोपहर से गिरती हुई वो सफेद बर्फ पहाड़ों के ऊपर इस कदर जमा हो चुकी थी कि पूरी सड़क के फर्श पर बर्फ की एक बहुत मोटी चादर बिछ गई थी, जो शट के कदमों के बढ़ने पर उसके टखनों से भी कहीं ज्यादा ऊपर तक धंस रही थी। होटल के वफादार सेवक ने बहुत पहले ही अस्तबल से निकालकर शट के उस शानदार अरबी काले घोड़े को मुख्य फाटक के पास लाकर खड़ा कर दिया था। पर अचरज की बात यह थी कि कोठी के दरवाजे पर सिर्फ उसका घोड़ा अकेला नहीं था, बल्कि वहां पूरे 10-12 और कीमती घोड़ों की लगाम थामे कई पहरेदार खड़े थे। कड़कती ठंड और उस गिरती बर्फ के बीच पूरे 15-20 मुसाफिर और युवा साधक कोठी की चौखट पर झुंड बनाकर खड़े थे और बड़े ही घबराए हुए चेहरों के साथ आने वाले कल की रणनीति पर गर्मा गर्म चर्चा कर रहे थे। शट ने कुछ पल खड़े होकर उनके उस बदलते हाव भाव को देखा। उसने अपने माथे पर एक हल्का सा बल डाला और सीधे कदमों से चलता हुआ उस भीड़ के बिल्कुल बीच में जा पहुंचा। सेवक के हाथ से अपने अरबी काले घोड़े की लगाम को उसने बड़े ही आदर के साथ अपने हाथों में थामा। वो अभी घोड़े की जीन पर पैर टिकाकर ऊपर सवार होने ही वाला था कि तभी अचानक भीड़ के बीच से आई एक बहुत ही भारी और कड़कती मर्दाना आवाज ने उसके कदमों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अरे ओ छोटे भाई, जरा रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? वो गहरी और बेहद रूखी आवाज पूरे बर्फीले सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी थी, जिसे सुनते ही शट के कदम वहीं ठहर गए। उसने बड़े ही शालीन अंदाज में अपना सिर घुमाया और उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि मुसाफिरों के उस झुंड के ठीक बीच में अधेड़ उम्र का एक साधक खड़ा था, जिसकी उम्र पूरे 40 साल के पार रही होगी और उसके चेहरे पर पुराने अनुभवों का पूरा रोब साफ झलक रहा था। जब शट को पूरा पक्का यकीन हो गया कि वो बुजुर्ग साधक अपनी उन छोटी नजरों से साफ साफ उसी की तरफ देख रहा था, तो उसने सभ्यता का पूरा परिचय देते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान लाया और बेहद मधुर आवाज में पूछा, राम राम बड़े भाई साहब। इस नाचीज मुसाफिर से कोई भूल हो गई क्या? कृपया साफ साफ बताइए,
क्या निर्देश है आपका मेरे लिए? क्यों भाई? क्या तुम्हारी ये छोटी काया भी कल सुबह की इस पहली किरण के साथ सीधे उस पावन देवगिरी पर्वत की चढ़ाई करने का इरादा रखती है? उस बुजुर्ग साधक ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए पूरी भीड़ के सामने पूछा। शट सीधा सवाल सुनकर पल भर के लिए थोड़ा अचंभित हुआ, पर उसने पूरी कड़ाई के साथ अपने सिर को हाँ में हिलाया और बोला, जी हाँ बड़े भाई साहब, आपका यह अनुमान बिल्कुल सच है। मैं उसी दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहा हूं। शट के मुंह से यह साफ जवाब निकलते ही कोठी की चौखट पर खड़ी उस पूरी भीड़ के भीतर अचरज की एक बहुत ही ठंडी लहर दौड़ गई, और हर एक बंदा फटी आंखों से इस छोटे से बच्चे के चेहरे को निहारने लगा, क्योंकि इस कड़कती ठंड के बीच इतनी छोटी और मासूम उम्र के लड़के का इस खूनी परीक्षा के मंच पर उतरने आना उन सबके अनुमानों और कल्पनाओं से बिल्कुल परे था। भीड़ के बीच से एक युवा साधक तो अपनी उत्सुकता रोक ही नहीं पाया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और बड़ी ही हिकारत भरी नजरों से शट की काया को टटोलते हुए चिल्लाकर पूछा, अरे छोटे भाई, तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें तो ऐसी हाँक रहे हो मानो बहुत बड़े सूरमा हो। जरा सच सच बताओ, क्या तुम्हारे इस छोटे से बदन के भीतर प्रथम स्तर के एक प्रामाणिक महायोगी की असली दिव्य ऊर्जा जागृत भी हो चुकी है, या तुम महज यहां हवाबाजी करने चले आए हो? जी हाँ भाई, मैं अपनी इस साधना के दम पर प्रथम स्तर का एक महायोगी हूं। शट ने बिना कोई घमंड दिखाए बेहद शांत और सपाट आवाज में सीधे शब्दों में उत्तर दे दिया। शट के मुंह से इस कड़े सत्य की पुष्टि होते ही मुसाफिरों के उस पूरे झुंड के भीतर एक बार फिर भयंकर कानाफूसी और सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया। हर कोई अंदर से हैरान था। ये देखकर वो 40 साल का बुजुर्ग साधक दोबारा आगे बढ़ा। उसने अपने होठों पर एक दोस्ताना मुस्कान लाई और बोला, वाह शट भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारी इस छोटी उम्र की वीरता देखकर मेरा दिल अंदर से बहुत खुश हुआ है। और सुनो, हम सब भी आज सुबह इसी घोड़े की लगाम संभालकर उसी देवगिरी पर्वत की छांव में अपनी किस्मत आजमाने आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग के अनुसार यही सबसे बेहतर रास्ता होगा कि हम सब अलग अलग भागने के बजाय पूरे रास्ते एक साथ मिलकर एक बड़े दल की तरह कदम बढ़ाएं, ताकि जब हम पहाड़ों के बीच बनी उन सुरक्षा चौकियों और किले के मुख्य द्वारों को पार करें, तो मुसीबत के समय हम सब एक दूसरे की बाजुओं का सहारा बनकर खड़े हो सकें और परीक्षाओं को आसानी से धूल चटा सकें। शट को सामने वाले का यह सुझाव सुनकर पल भर के लिए थोड़ा सा अचरज जरूर हुआ, पर उसने जब ठंडे दिमाग से इसके बारे में गहराई से विचार किया तो उसे लगा कि इस सीधे प्रस्ताव को मानने में उसका रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं था। आखिरकार पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले ये सारे लोग आने वाले कल में उसी देवगिरी पर्वत के गर्भगृह के भीतर उसके सहपाठी और साथी शिष्य ही बनने वाले थे। तो साधना के इस शुरुआती मोड़ पर ही इन सबके साथ आपसी भाईचारा और मधुर संबंध बना लेना उसकी अपनी आगे की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार साबित होने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, जी बड़े भाई साहब, आपका यह फैसला मुझे पूरी तरह स्वीकार है। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इतना कहने के साथ ही शट ने अपने अरबी काले घोड़े की लगाम खींची और शांत कदमों से चलता हुआ उस पूरे झुंड के बिल्कुल बीचों बीच जा खड़ा हुआ। उसके उस दल के भीतर शामिल होते ही सारे युवा साधक और मुसाफिर तुरंत चील की तरह उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए, और उनकी जबान से सिर्फ और इसके अलावा कोई दूसरा तीखा सवाल बाहर नहीं फूट रहा था कि, अरे छोटे भाई, जरा साफ साफ बताओ, तुमने इतनी छोटी और मासूम उम्र के भीतर अपनी इस काया को तराश कर महायोगी के इस ऊंचे पद तक पहुंचाने का यह जादुई चमत्कार आखिर कैसे कर दिखाया? कौन सी गुप्त विधा सीखी है तुमने? शट अंदर से बहुत ही चतुर और पारखी मिजाज का साधक था। वो इस अनजान नगरी के भीतर फालतू में अपनी असली शक्तियों जैसे नवस्वर्ग, पवित्र अग्नि और अपनी मां की उस जादुई अंगूठी के राज का ढिंढोरा पीटकर इन चालाक लोगों का ध्यान अपनी तरफ कतई नहीं खींचना चाहता था। उसने बहुत ही सादगी भरे अंदाज में अपने कंधों को उचकाया, अपने चेहरे पर वही भोलापन लाया और बेहद लापरवाही के साथ झूठ बोलते हुए कहा, अरे भाइयों, आप फालतू में मुझे इतना बड़ा सूरमा समझ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मेरे मायके के परिवार वालों के पास धन दौलत का अच्छा खासा अंबार था, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन से ही मेरी इस काया को तराशने के लिए बाजार के रसायनज्ञों से भारी खजाना खर्च करके न जाने कितनी महंगी महंगी जादुई रसायन गोलियां और औषधियां खरीद कर मुझे खिलाई थी। उन्हीं रसायनों की नकली गर्मी के जोर से मेरी ये दिव्य ऊर्जा इतनी जल्दी जागृत हो गई और मैं इस पद तक पहुंच गया। इसमें मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। शट के मुंह से जैसे ही महंगी रसायन गोलियों और उधार की ताकत का एक कड़वा सच बाहर आया, पूरे झुंड के चेहरों पर छाया वो आदर और कौतूहल का भाव पल भर में कपूर की तरह हवा में उड़ गया। बाजार के मंझे हुए महायोगियों की नजर में ऐसी दवाइयों के दम पर आगे बढ़ने वाले साधक महज एक कागज के शेर ही माने जाते थे, जिनका अपना कोई असली वजूद नहीं होता था। पल भर में उन सबका शट के प्रति सारा आकर्षण पूरी तरह खत्म हो गया और वे सब अपनी पीठ घुमाकर दोबारा अपनी फालतू बातों में जुट गए। अरे धिक्कार है,
मैं तो सुबह से मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का सचमुच कोई बहुत बड़ा विलक्षण प्रतिभा का धनी शूरवीर है। पर जरा इसकी असलियत तो देखो। ये तो महज दवाइयों के दम पर फूला हुआ एक मामूली कागज का खिलौना निकला। एक साधक ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए तंज कसा। मैं यहां तुम्हारी कोई बेइज्जती करने के इरादे से यह बात नहीं कह रहा हूं, छोटे भाई। पर साधना का सीधा सा नियम कहता है कि इतनी कम उम्र के भीतर ऐसी महंगी रसायन गोलियों का अंधाधुंध सेवन करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। भले ही इन दवाइयों के झूठे जोर से तुम्हारी ये काया आज महायोगी के इस शुरुआती पद तक पहुंचने की बाजी मार चुकी हो, पर तकदीर का कड़ा सच यही है कि आगे चलकर यह नकली ऊर्जा तुम्हारी नसों की दीवारों को पूरी तरह जाम कर देगी और तुम साधना के दूसरे और तीसरे स्तर के ऊंचे चक्रव्यूहों को भेदने के काबिल अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बन पाओगे। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल 16 आने सच है। एक बहुत ही होनहार और चमकीला हीरा महज इन दवाइयों की भूख के चक्कर में हमेशा के लिए अंदर से खोखला होकर बर्बाद हो गया। सचमुच मुझे इस बच्चे की तकदीर पर गहरा अफसोस और दया आ रही है। उस 40 साल के बुजुर्ग साधक ने अपने सिर को लाचारी से हिलाते हुए एक नकली ठंडी सांस ली। बमुश्किल कुछ ही पलों के भीतर शट कन्नौजिया का वह रोबीला नाम उस पूरी भीड़ के बीच चर्चा का विषय बनने से पूरी तरह बाहर हो चुका था और सबने उसे एक बेकार कचरा मानकर छोड़ दिया था। शट ने जब देखा कि उसकी इस छोटी सी चाल के कारण उन सबके मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग चुका था, तो उसके होठों पर एक बहुत ही शालीन और विजयी मुस्कान तैर गई। यही तो वह चाहता था कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे। वक्त गुजरता रहा और जैसे जैसे सुबह का उजाला और साफ होने लगा, भोजनालय के भीतर से निकलकर और भी कई रसूखदार महायोगी कोठी के मुख्य फाटक पर आकर इकट्ठा होने लगे, जिससे अब उस दल की तादाद बढ़कर पूरे 20 से भी ज्यादा जांबाजों की हो चुकी थी। हालांकि अचरज की बात यह थी कि घोड़ों की लगाम थामे होने के बावजूद वो पूरी भीड़ अभी भी कोठी की चौखट पर अंगद के पैर की तरह बिल्कुल थमी खड़ी थी और कोई भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की जुर्रत कतई नहीं कर रहा था। शट गाड़ी के बिल्कुल पिछले हिस्से में अपने घोड़े के साथ शांत खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर यहां किस बड़े खुदा का रास्ता देख रहे थे। ठीक उसी नाजुक पल भीड़ के बिल्कुल आगे खड़े एक मुसाफिर की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ और सीधे सामने देखो। हमारा वो असली नायक आज अपनी गुफा से बाहर आ चुका है। उसकी ये बुलंद आवाज कानों में पड़ते ही कोठी की चौखट पर खड़ी वो पूरी 20 लोगों की फौज झटके से घूमी और सबके सब फटी आंखों से भोजनालय के मुख्य आलीशान द्वारों की तरफ एकटक निहारने लगे। शट ने भी बहुत ही सहजता से अपना सिर घुमाया और मुख्य दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि अंदर से बाहर आने वाला वो भारी साया कोई और नहीं बल्कि खुद वही उसकी रात की मेज का साथी, यानी शूरवीर गौरव चौहान ही था। गौरव चौहान ने आज सुबह कड़कती ठंड से बचने के लिए अपने सादे कुर्ते के ऊपर साक्षात जंगली बर्फानी भालू की खाल से बना एक अत्यंत कीमती और भारी सफेद मखमली चोगा फर क्लोक पूरे रोब के साथ ओढ़ रखा था और सिर के ऊपर बांस की लकड़ियों से बुनी एक आलीशान राजसी टोपी बैम्बू हैट सजा रखी थी। वो बहुत ही शांत और रोबीले कदमों से चलता हुआ कोठी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसके दाएं हाथ के शिकंजे के भीतर वो गहरे बैंगनी रंग की भारी जादुई तलवार किसी काल की जीभ की तरह चमक रही थी। उस पूरे विभत्स और बर्फीले वातावरण के ठीक बीचों बीच गौरव चौहान का वो अकेला साया साफ साफ किसी प्राचीन लोक कथा के महानायक या साम्राज्य के सबसे बड़े सेनापति की तरह दिखाई दे रहा था, जिसका रोब देखते ही बनता था। जैसे ही गौरव चौहान की वो भारी परछाई कोठी के मुख्य फाटक के प्रकाश में बाहर आई, वहां खड़ी उस पूरी 20 महायोगियों की फौज के भीतर एक भयंकर खलबली मच गई। वे सब के सब अपने घोड़ों की लगाम छोड़कर चील की तरह पागलों की तरह दौड़ते हुए गौरव चौहान के बिल्कुल पास जा पहुंचे और अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी कड़ाई से झुकाकर हाथ जोड़कर बड़े ही चापलूसी भरे अंदाज में चिल्लाने लगे, प्रणाम गौरव भाई साहब। इस नीलगढ़ नगर के छोटे वीरों का आपको सादर प्रणाम गौरव भाई साहब। इस पूरे त्रिवेण साम्राज्य के भीतर आपकी वीरता और आपकी इस बैंगनी तलवार की खूंखार मार के किस्से तो हमने बहुत पहले से सुन रखे थे, पर आज अपनी इन आंखों के सामने आपको साक्षात खड़ा देखकर हमारा ये पूरा जीवन धन्य हो चुका है भाई। गौरव भाई साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही इकलौती मन्नत है कि कल सुबह जैसे ही हम उस देवगिरी पर्वत की जानलेवा परीक्षा के चक्रव्यूह के भीतर कदम रखेंगे तो मुसीबत के समय आप अपने इस छोटे भाइयों का हाथ थाम लीजिएगा और हमारी साख बचा लीजिएगा। इस पूरी यात्रा के दौरान हमारा ये पूरा दल सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ताकत के भरोसे आगे बढ़ने का अटूट फैसला कर चुका है। हमें निराश मत कीजिएगा भाई साहब। बमुश्किल 2-3 गहरी सांसों का समय बीता होगा और उस चापलूसी से भरी भीड़ के मुंह से गौरव भाई साहब का वो भारी नाम पूरे 30 से भी ज्यादा बार हवा में उछाला जा चुका था। शट कन्नौजिया, जो अभी कुछ ही पल पहले तक अपनी सूझबूझ के कारण उस दल के बिल्कुल बीच में शांत खड़ा था, उसे उन भारी भरकम महायोगियों के जबरदस्त धक्कों और आपाधापी के कारण धक्का देकर पूरे झुंड के सबसे पिछले हिस्से में धकेल दिया गया था। वो इस समय अपने घोड़े के साथ बिल्कुल कोने की दीवार से सटा खड़ा था
और उसकी हालत देखने में काफी अजीब और नासमझ मुसाफिर जैसी लग रही थी। भीड़ के बिल्कुल केंद्र में खड़े उस गौरव चौहान के चारों तरफ मचे इस भयंकर ड्रामे और चापलूसी के बवंडर को देखकर शट ने बेबसी में एक लाचार मुस्कान के साथ अपने सिर को हल्के से खुजलाया। वो शांत कदमों से आगे बढ़ा, अपने अरबी काले घोड़े की लगाम को कसकर दबोचा और कोने में खड़ा होकर बड़े ही आराम से इस बात का इंतजार करने लगा कि कब इन कचरों की यह फालतू की नारेबाजी और यह सलाम दुआ का दौर पूरी तरह शांत हो, ताकि वे सब यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकें। लेकिन हकीकत तो यह थी कि खेल का पासा यहां भी बिल्कुल निराला पलटने वाला था। शूरवीर गौरव चौहान ने इस छोटे से बच्चे को अपनी साख के लिए ज्यादा देर इंतजार करवाना कतई ठीक नहीं समझा। उसने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े उन बड़े बड़े रसूखदार महायोगियों की तरफ अपनी आंख उठाकर एक नजर तक नहीं डाली, मानो वे सब उसके सामने महज कचरे के ढेर की तरह खड़े हों। उसने बड़े ही रोब के साथ अपनी भारी तलवार को संभाला। भीड़ को तिनके की तरह चीरते हुए वो सीधे बाहर आया और बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ अपने उस तेज भूरे रंग के अरबी घोड़े के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने अपने फौलादी हाथों से अपने घोड़े की लगाम को मजबूती से दबोचा, अचानक उसके माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न उभरी। उसने बहुत ही सहजता से अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाया और कोठी के उस सुदूर कोने की तरफ देखा, जहां उससे बमुश्किल कुछ ही फीट की दूरी पर वो अरबी नस्ल का चमचमाता काला घोड़ा शान से खड़ा था। गौरव चौहान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सुकाड़ी। उसने उस काले घोड़े के फौलादी अंगों, उसकी चौड़ी छाती और उसकी पीठ की बनावट को बहुत बारीकी से परखा। उसकी पारखी आंखों को यह समझते एक सेकंड भी नहीं लगा कि यह कोई मामूली टट्टू नहीं था। उसने समझदारी में अपने सिर को हाँ में हिलाया और पूरे हॉल को दहलाते हुए बुलंद आवाज में बोला, वाह भाई, मानना पड़ेगा, सचमुच बहुत ही लाजवाब फौलादी और असीम ताकत का मालिक घोड़ा है ये। इतना कड़ा वाक्य अपने मुंह से निकालने के साथ ही गौरव चौहान ने धीरे से अपनी नजरें उस काले घोड़े के बगल में खड़े उसके मालिक के चेहरे की तरफ घुमाई। अगले ही पल जैसे ही उसकी आंखों का सामना उस छोटे से मासूम चेहरे से हुआ, उसे तुरंत याद आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि कल रात की उसकी अपनी मेज का वही सीधा साधा छोटा लड़का शट कन्नौजिया ही था। अरे, तो ये आलीशान काला घोड़ा साफ साफ तुम्हारी ही जागीर है शट भाई। गौरव चौहान के चेहरे पर अचरज का एक भारी भाव चमका। वो झटके से घूमा, अपनी भौहें सिकोड़ी और हल्की सी नाराजगी भरे मजेदार अंदाज में सीधे चिल्लाकर बोला, जरा साफ साफ बताओ छोटे भाई, जब कल रात मैंने खुद अपने इन होठों से तुम्हें अपना इतना बड़ा नाम पूरे रोब के साथ बयां किया था, तो आज सुबह इस कोठी की चौखट पर मुझे साक्षात सामने खड़ा देखकर भी तुमने आगे बढ़कर बड़े आदर से अपने इस भाई को राम राम करने की जुर्रत क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे संस्कारों की तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी है? शट कन्नौजिया अपनी जगह पर खड़ा ये तीखा पलटवार सुनकर पल भर के लिए अंदर से पूरी तरह चकित रह गया। उसने अविश्वास से सामने खड़े उस अड़ियल युवक के चेहरे को देखा, फिर उसके होठों पर वही लाचार सादगी भरी मुस्कान लौट आई। उसने बहुत ही सभ्यता के साथ अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, जोड़े और थोड़ा सा झुककर प्रणाम करते हुए मधुर आवाज में बोला, राम राम गौरव भाई साहब, इस छोटे भाई की नासमझी को माफ कर दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं ज्यादा दिल पर नहीं लूंगा। आगे से अपनी जिंदगी के सफर में थोड़ा सा सतर्क रहना और जब भी मेरा साया तुम्हारे पास से गुजरे तो मर्यादा का पूरा लिहाज रखना। अगर तुम्हारा यह आज्ञाकारी मिजाज मुझे पसंद आ गया तो मैं खुश होकर बहुत जल्द तुम्हें बाजार के इन लठैतों के सामने अपना सबसे खास और मुख्य चेला अंडरलिंग बना लूंगा। गौरव चौहान ने बड़े ही संतुष्ट अंदाज में समझदारी में अपना सिर हिलाया। इसके ठीक अगले ही पल उसने झटके से अपना रुख बदला और अपने चारों तरफ हाथ जोड़े खड़े उन महायोगियों के झुंड की तरफ देखकर पूरी ताकत से दहाड़ कर बोला, अरे ओ कचरों, तुम में से जिस किसी माई के लाल के भीतर कल सुबह मेरे साथ उस देवगिरी पर्वत की छांव में कदम रखने का असली दम और अटूट संकल्प जिंदा है, वो बिना कोई फालतू बकवास किए तुरंत अपने घोड़ों की लगाम संभाले और मेरी पीठ के पीछे हो ले। एक बात पहले ही कान खोलकर सुन लो, मेरा ये भूरा अरबी घोड़ा रफ्तार के मामले में साक्षात काल है और हवा से बातें करता है। अगर रास्ते में तुम पीछे छूट गए तो ये भाई किसी लाचार का इंतजार करने के लिए अपने कदमों को पीछे कतई नहीं खींचेगा। हिनहिनाहट। इतना खौफनाक आदेश अपने मुंह से निकालने के ठीक साथ गौरव चौहान ने बिना कोई पल गंवाए हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई और अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने अपने पैर का एक करारा झटका घोड़े के पेट पर दे मारा। घोड़े ने आसमान को दहलाते हुए एक लंबी हिनहिनाहट मारी और बिजली की कड़क जैसी तेज रफ्तार से सीधे सड़क की जमी बर्फ को चीरता हुआ आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मैदान के बीच हुआ यह भयंकर दृश्य देखकर कोठी की चौखट पर खड़ी वो पूरी 20 महायोगियों की फौज अंदर से बुरी तरह घबरा गई। उनमें से हर एक बंदा हड़बड़ी में अपनी मुट्ठियां और लगाम संभालते हुए पागलों की तरह अपने अपने घोड़ों की पीठ पर कूद कूद कर सवार होने लगा और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए अपने अपने हंटरों से घोड़ों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
क्योंकि उनके दिलों के भीतर इस समय सिर्फ और इसके अलावा कोई दूसरा भयंकर डर नहीं सता रहा था कि अगर वे आज सुबह इस बड़े शूरवीर के साये से एक कदम भी पीछे छूट गए तो कल सुबह की उस अग्नि परीक्षा के महामंच पर उनका वजूद ताश के पत्तों की तरह ढह जाना पूरी तरह तय था। पल भर में पूरा झुंड घोड़ों को दौड़ाता हुआ गौरव चौहान के पीछे भाग खड़ा हुआ। शट कन्नौजिया अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और अडिग खड़ा रहा। वो अपनी उन साफ गहरी आंखों से चुपचाप सामने सड़क के उस सूने छोर की तरफ निहार रहा था, जहां घोड़ों के दौड़ने के कारण फर्श की सफेद बर्फ का एक बहुत बड़ा बवंडर और धुंध हवा में उड़ रही थी। और देखते ही देखते वो पूरी फौज बाजार के मोड़ों में कहीं पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। उसने अपने माथे पर एक हल्का सा बल डाला, खुद को शांत किया और इसके बाद बड़े ही शालीन कदमों से आगे बढ़कर अपने अरबी काले घोड़े की पीठ पर पूरे रोप के साथ सवार हो गया। अरे छोटे वीर शट बाबू, आप अभी तक यहां इस चौखट पर काठ की मूरत बने क्यों खड़े हैं? जल्दी से अपने घोड़े पर हंटर क्यों नहीं मारते? जरा सामने तो देखिए। वे सब तो पलक झपकते ही हवा की रफ्तार से आपकी आंखों के सामने से ओझल हो चुके हैं। अगर आप अभी नहीं भागे तो पूरी जिंदगी इस बर्फ के बीच अकेले ही भटकते रह जाएंगे। भोजनालय का मुख्य भोजन प्रबंधक शॉपकीपर जो सुबह से कोठी के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, वो शट को इस तरह शांत खड़ा देखकर घबराहट के मारे चिल्लाकर बोला। शट कन्नौजिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उस दुकानदार की तरफ देखकर अपने होठों पर एक बहुत ही सादगी भरी कोमल मुस्कान लाया और सुबह के उस कड़कते बर्फीले और सर्द मौसम के ठीक बीचों बीच इस छोटे से बच्चे के चेहरे पर छाई वो असीम शांति और उसका वो अटूट आत्मविश्वास देखने में असाधारण रूप से साक्षात किसी देवदूत जैसा पवित्र दिखाई दे रहा था। आप फालतू में अपने दिल को छोटा मत कीजिए भोजन प्रबंधक जी, सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल है, शट ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। और उसके मुंह से बहने वाली गर्म सांसों के कारण हवा के बीच सफेद कोहरे और धुंध का एक बहुत बड़ा बादल पल भर में प्रकट हो गया। उसने बर्फ की उस छांव के नीचे अपने फौलादी हाथों से अपने अरबी काले घोड़े की लगाम को पूरी कड़ाई के साथ दबोचा और बेहद मर्मस्पर्शी पर कड़े लहजे में धीरे से बुदबुदाया। तकदीर का नियम कहता है कि मुसाफिरों की इस अंधी भीड़ के पीछे पागलों की तरह भागना मेरी फितरत का हिस्सा कभी था ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी के सफर में अपनी इस साधना के महामंच पर सिर्फ और सिर्फ अकेले अपने दम पर ही उस पावन देवगिरी पर्वत की चढ़ाई करना चाहता हूं। आसमान से बर्फ के सफेद फाहे तेजी से नीचे गिर रहे थे और पहाड़ों की कड़कती बर्फीली हवा जोर जोर से दहाड़ रही थी। इस भयंकर बर्फीले तूफान के ठीक बीचों बीच शट कन्नौजिया अपने शानदार अरबी काले घोड़े की लगाम संभाले सीधे देवगिरी पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहा था। पहाड़ों के इन दुर्गम रास्तों की सही दूरी का कोई पुख्ता सुराग न होने के कारण उसने अपने घोड़े की रफ्तार को बहुत ही संभाले रखा था। वो न तो बहुत तेजी से भाग रहा था और न ही अपनी गति को बहुत धीमा कर रहा था। सामने मीलों दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का एक ऐसा अंतहीन समंदर फैला था जहां धुंध के कारण साफ देखना नामुमकिन था। हालत यह थी कि बमुश्किल 10 गज की दूरी का नजारा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शट अपनी आंखों को छोटा करके भौहें सिकोड़े लगातार उस धुंध के पार देखने का प्रयास कर रहा था ताकि रास्ते में आने वाले किसी भी अचानक संकट को समय रहते भांप सके। उस बड़े शिवपुरी नगर की सीमा को पीछे छोड़ने के बाद से अब सामने सिर्फ एक ही सीधी सरकारी सड़क फैली हुई थी। ये संकरा पहाड़ी रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसी पावन देवगिरी पर्वत के मुख्य श्रृंखलाओं की तरफ जाता था और इस कड़कती बर्फीली रात के पहर में वो इस पूरी सड़क पर अकेले सफर करने वाला इकलौता मुसाफिर था। टाप 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 उस गठीले बदन के शक्तिशाली काले अरबी घोड़े के फौलादी कदम भी इस समय घुटनों तक जमी बर्फ और सामने से मारते तूफान के कारण लड़खड़ा रहे थे। हवा के जबरदस्त थपेड़ों की वजह से उसका भारी शरीर बीच रास्ते में ही बार बार डगमगा जाता था और आगे का सफर पल पल में और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। शट ने जो काले रंग का भारी चोगा ओढ़ रखा था वो उस कड़कती हवा के जोर से पीछे की तरफ बिल्कुल सीधा तनकर लहरा रहा था, जिससे घोड़े के आगे बढ़ने की रफ्तार में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो रही थी। आखिरकार उसने समझदारी दिखाई। उसने घोड़े को पल भर के लिए रोका, उस चोगे को अपने बदन से उतारा और फुर्ती से अपनी उंगली में पहने उस कीमती अस्थानिक वाले स्पेशल रिंग के भीतर विलीन कर दिया। अब वो सिर्फ अपने हल्के नीले रंग के सादे पर मोटे कुर्ते के सहारे ही उस बर्फीली आंधी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ये तो उसकी अपनी किस्मत और साधना का असली जादू था कि उसके शरीर को पहाड़ों की इस कड़कती ठंड से रत्ती भर भी कोई खौफ नहीं था, वरना इस शिवपुरी नगर के बाहरी बीहड़ में जैसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। वहां अगर कोई बाजार का साधारण नागरिक आ जाए तो वो महज 4 सांसें लेने के भीतर ही बर्फ की मूरत बनकर दम तोड़ देता। वो लगातार घोड़े को आगे बढ़ाता रहा पर सामने का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय गुजरने के साथ शट के दिल के भीतर की उलझन और उसका अचरज और ज्यादा गहरा होने लगा।
वो अपनी जगह पर ठिठकने ही वाला था और मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं वो रास्ते के मोड़ों में भटक कर किसी गलत खाई की तरफ तो नहीं आ गया, कि तभी अचानक सामने उस सफेद धुंध के मलबे को चीरता हुआ एक अत्यंत विशाल और खौफनाक साया प्रकट हुआ। वो साक्षात आसमान को छूती एक भव्य पर्वत चोटी का बाहरी ढांचा था। चल मेरे जांबाज, हवा से बातें कर। शट की वे साफ आंखें ये सुराग पाते ही चमक उठीं और उसने पूरी ताकत से घोड़े की पीठ पर थपथपाया। उसके अरबी घोड़े ने भी जैसे सामने अपनी मंजिल और जिंदा बचने की उम्मीद देख ली थी। उसने हवा में एक जबरदस्त हिनहिनाहट मारी और पूरी ताकत झोंककर सीधे आगे की तरफ दौड़ लगा दी। खैर, आंखों के सामने उस पर्वत चोटी का ढांचा भले ही साफ दिखाई दे रहा था, पर पहाड़ों का नियम कहता है कि दिखने वाला नजारा हकीकत में मीलों दूर होता है। न जाने कितनी देर तक उस बर्फीले रास्ते पर घोड़े को पागलों की तरह दौड़ाने के बाद आखिरकार शट कन्नौजिया उस अभेद्य देवगिरी पर्वत की बिल्कुल तलहटी फुटहिल्स में पहुंचने में कामयाब हो गया। बस मेरे भाई, अब रुक जाओ। शट ने बहुत ही सफाई से अपने हाथ की लगाम को पीछे की तरफ खींचा। अरबी घोड़े ने अपने फौलादी खुरों को बर्फ में गाड़ा और एक लंबी सांस लेकर वहीं थम गया। शट ने अपने माथे पर बल डाले और सामने सीधे ऊपर की तरफ जाते उस चौड़े पहाड़ी रास्ते को बहुत गहराई से निहारने लगा और उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। वो पहाड़ी रास्ता इतना ज्यादा चौड़ा और आलीशान बना था कि उस पर पूरे 5 घोड़े एक साथ कतार में पूरे रोप से दौड़ सकते थे। लेकिन मुसीबत यह थी कि इस मोड़ पर आकर पहाड़ों के बीच की वो बर्फीली आंधी पहले से कहीं ज्यादा दरिंदा और तेज हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि शट का साधक का तेज दिमाग अंदर से यह साफ महसूस कर पा रहा था कि इस साधारण हवा और गिरती बर्फ के भीतर किसी बहुत ही खूंखार और पराक्रमी योद्धा की दिव्य ऊर्जा का भयंकर चक्रव्यूह मिला हुआ था। ठीक उसी पल शट की नजर उस पहाड़ी रास्ते के बिल्कुल मुहाने पर खड़े एक पुराने टूटे फूटे पत्थर के प्राचीन कीर्तिस्तंभ शिलालेख पर पड़ी। वो शांत कदमों से अपने घोड़े को उस पत्थर के पास लेकर गया और जब उसने जमी हुई बर्फ को अपने हाथ से साफ किया तो उस पत्थर की छाती पर कड़े शब्दों में खोदे गए 4 बड़े बड़े अक्षर साफ दिखाई दिए, पैदल चढ़ाई करो। शट ये कड़ा आदेश पढ़कर पल भर के लिए चकित रह गया। तभी उसकी नजर उस शिलालेख से बमुश्किल 2 गज की दूरी पर बने लकड़ी के एक भारी खंभे पर पड़ी, जिससे घोड़ों को बांधने वाली कई कीमती लगाम और रस्सियां हवा में सूनी लटक रही थीं। ये साफ गवाही दे रहा था कि आज सुबह जो महायोगी और मुसाफिर गौरव चौहान के पीछे पीछे गाड़ियों को दौड़ाते हुए यहां आए थे, वे सब अपने अपने घोड़ों को यहीं छोड़कर पैदल ऊपर गए थे। पर अचरज की बात यह थी कि उन सब के वे कीमती घोड़े इस समय वहां आसपास दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो उन्हें जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। कुछ पल इसके बारे में गहराई से विचार करने के बाद शट ने भी बिना कोई फालतू संकोच किए अपने उस अरबी काले घोड़े की लगाम को उस भारी खंबे से मजबूती से बांध दिया। उसने घोड़े की चौड़ी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखे, उसकी वफादार आंखों में सीधे झांका और बेहद कोमल आवाज में बोला, सुनो मेरे भाई, कल सुबह की उस भयंकर अग्नि परीक्षा का अंतिम नतीजा चाहे जो भी निकले, ये शट कन्नौजिया का तुमसे वादा है कि मैं खुद सही सलामत इस पर्वत से नीचे उतरूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। जब तक मैं वापस नहीं लौटता तुम इस खूंटे को छोड़कर कहीं मत जाना, यही मेरा रास्ता देखना। उस अरबी काले घोड़े के भीतर भी जैसे अपनों का वो आदर और समझदारी कूट 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 कर भरी थी। उसने शट की बात सुनते ही बड़े ही लाड के साथ अपनी गर्दन को हिलाया और आसमान को दहलाते हुए एक बहुत ही बुलंद हिनहिनाहट मारी। शट के होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लौट आई। उसने घोड़े की सुदृढ़ पीठ को बड़े प्यार से थपथपाया और अपनी मुट्ठियां कसते हुए सीधे उस पहाड़ों के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो उस मुख्य मुहाने चेकपोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंचा, शट के बढ़ते कदम पल भर के लिए ठिठक गए। वो इस समय उस जादुई सीमा से महज एक कदम की दूरी पर खड़ा था और उसके कान पहाड़ों की कैंटिली झरी से होकर गुजरने वाली दिव्य हवा की उस भयंकर शूशू की गड़गड़ाहट को साफ सुन पा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये कोई मामूली रास्ता नहीं, बल्कि अगर उसने अब यहां अपना एक पैर भी आगे बढ़ाया तो वो इस नश्वर संसार को छोड़कर साक्षात किसी दूसरी रहस्यमयी साधना भूमि के भीतर पैर रख देगा। शट के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। उसने अपने दिल को मजबूत किया, एक बहुत ही लंबी और भारी सांस भीतर खींची और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना वो पहला कदम आगे बढ़ा दिया। शू! जिस पल शट कन्नौजिया ने उस जादुई पहाड़ी रास्ते के भीतर अपना पैर रखा, पल भर में उस बर्फीले तूफान का मिजाज पहले से पूरे 10 गुना ज्यादा खूंखार और प्रचंड हो गया। वो ठंडी हवा इतनी तीखी और तेज थी मानो साक्षात हवा के भीतर से अनगिनत पैनी छुरियां निकलकर सीधे उसके सीधे साधे चेहरे की खाल को चीरने के लिए लपक रही हो। उस आंधी का वो डरावना शोर इतना भयानक था कि उसके कान के पर्दे फटने लगे थे और आसपास की दुनिया की कोई दूसरी आवाज सुनाई देना पूरी तरह बंद हो चुका था। उस असहनीय गूंज के कारण शट के कानों के भीतर एक तीखा दर्द उठा
उसने माथे पर बल डाले और अपनी मर्यादा का परिचय देते हुए तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पूरी कड़ाई से बंद कर लिया, जिससे उसे अंदर से थोड़ी सी राहत महसूस हुई। इसके ठीक बाद उसने बिना कोई ढील दिए तुरंत अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया और अतिशीत बर्फ की शक्तियों का एक बहुत ही बारीक और अभेद्य सुरक्षा कवच, सुरक्षा बैरियर अपने दोनों कानों के भीतर पूरी कड़ाई से जमा दिया, ताकि वो जादुई हवा उसके कानों को तिनके भर का भी नुकसान न पहुंचा सके। भले ही पहाड़ों के इस विनाशकारी वातावरण के बीच शट के बदन पर मौजूद वे सादे कपड़े दिखने में बहुत ही पतले और लाचार लग रहे थे, पर उसके भीतर की उस महायोगी की काया को इस हाड़ कैंपा देने वाली ठंड से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुसीबत यह थी कि उस बर्फीली आंधी के कारण पहाड़ों के भीतर वायु का दबाव, एयर प्रेशर इतना भयंकर हो चुका था कि उसके लिए सामान्य रूप से सांस ले पाना भी पहाड़ों को तोड़ने जैसा बेहद कठिन काम साबित हो रहा था। और ऊपर चोटी से नीचे की तरफ गिरती वो अदृश्य दिव्य ऊर्जा उसके आगे बढ़ने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। साधना का नियम कहता है कि वायु का ऐसा भयंकर और जानलेवा दबाव अगर बाजार के किसी साधारण नागरिक के सामने आ जाए तो उसका धड़ पल भर में कुचलकर मलबे में तब्दील हो जाएगा। पर शट कन्नौजिया कोई मामूली मुसाफिर नहीं था। वो प्रथम स्तर का एक प्रामाणिक महायोगी था। इसलिए यह भयंकर रुकावट उसके रास्ते को हमेशा के लिए रोकने का दम कतई नहीं रखती थी। शट की वे साफ आंखें एक ही पल में असाधारण रूप से पैनी और खूंखार हो उठीं। उसने बिना कोई समय गंवाए सीधे अपने दिल की गहराई में छिपे उस प्राचीन भाग्य चक्र की असीम शक्तियों पर एक जबरदस्त आंतरिक चोट की। पलक झपकते ही उसके भाग्य चक्र से जन्म लेती हुई दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा भयंकर सैलाब उसके पूरे बदन की एक एक नस और पोर पोर के भीतर दौड़ गया, जिसने उसकी रफ्तार को साक्षात काल की गति बख्श दी और वह पूरी ताकत झोंककर सीधे आगे की तरफ लपका। बमुश्किल एक पल के भीतर उस अंतहीन पहाड़ी रास्ते के शुरुआती मुहाने पर खड़ा शट का वो छोटा सा साया हवा के उस भयंकर चक्रवात को बीच से चीरता हुआ किसी पैने धारदार खंजर की तरह बिजली की कड़क जैसी तेज रफ्तार से आगे की तरफ उड़ चला। पहाड़ों का यह रास्ता सचमुच बहुत ही लंबा और खौफनाक था। ऐसा लग रहा था मानो इस संकरी सड़क का कोई अंतिम छोर इस दुनिया में बना ही नहीं था। यह रास्ता तो उस मैदानी सड़क से भी पूरे 100 गुना ज्यादा तंग और थका देने वाला था, जिसे पार करके वो यहां तक आया था। शट अपने कदमों की रफ्तार को एक तय और सुदृढ़ कड़े अनुशासन में बांधकर उस प्रलयंकारी बर्फीले तूफान के थपेड़ों को सहते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे उसके कदम पर्वत की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे, सामने से मारती वो हवा और ज्यादा दरिंदा होती जा रही थी और आसमान से गिरती बर्फ का बोझ भी भारी होता जा रहा था। स्थिति ये थी कि वो हवा अब सीधे चोटी के बिल्कुल शीर्ष से नीचे की तरफ आ रही थी और उसकी मार से अब शट के बदन की त्वचा के भीतर एक तीखा और जानलेवा दर्द शुरू हो चुका था। आसमान से तोप के गोले की तरह गिरते वे बर्फ के बड़े बड़े फाहे जब सीधे उसके चेहरे से टकराते तो शट को ऐसा महसूस होता मानो पूरे बाजार के लठैत मिलकर एक साथ उसके चेहरे पर करारे तमाचे दे मार रहे हों और वो ठंडी आंधी उसकी चमड़ी को बीच से फाड़ देने पर तुली थी। इस मोड़ पर आकर शट के पास अपनी सुरक्षा का कोई दूसरा मार्ग खाली नहीं बचा था। उसने तुरंत अपनी दिव्य ऊर्जा का एक हल्का सा झटका बाहर निकाला और अति शीत बर्फ की एक बहुत ही बारीक पारदर्शी पर लोहे जैसी सख्त चादर आइस लेयर अपनी पूरी त्वचा के ऊपर अच्छे से जमा ली। अब अगर इस बीहड़ पहाड़ों के बीच कोई बड़ा साधक खड़ा होकर शट को देख पाता तो अचरज के मारे उसके होश उड़ जाते, क्योंकि शट का पूरा छोटा सा शरीर इस समय कड़कती धूप में किसी जादुई आईने की तरह चारों तरफ रोशनी की किरणें बिखेर रहा था, मानो कोई साक्षात बर्फ की जिंदा मूरत पहाड़ों के बीच पागलों की तरह दौड़ रही हो। पूरे त्रिवेण साम्राज्य के भीतर यह बात साफ तौर पर प्रसिद्ध थी कि देवगिरी पर्वत के गर्भगृह में पैर रखने से पहले एक साधक को जिन 3 कठिन अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, पहाड़ों के बीच बनी ये खौफनाक बर्फीली सड़क साफ साफ उन्हीं परीक्षाओं का सबसे पहला और मुख्य चरण थी। इस समय तो असीम शक्ति के मालिक शट कन्नौजिया को भी अपने आगे बढ़ते कदमों के भीतर एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा रुकावट का एहसास होने लगा था और उसके दौड़ने की वो रफ्तार शुरुआत के मुकाबले अब साफ तौर पर काफी धीमी और लाचार पड़ चुकी थी। उस प्रलयंकारी आंधी के वायु दबाव के कारण उसके फेफड़ों के भीतर सांसों की डोरी पल पल में टूटने की कगार पर आ पहुंची थी, जिसके प्रभाव से उसका पूरा सीधा साधा शरीर अंदर से कमजोर और पूरी तरह से पसीने से तर होने लगा था। और यह भयंकर और दयनीय हालत उसकी तब थी जब उसके इस शरीर को जन्मजात रूप से पहाड़ों की इस कड़कती ठंड से रत्ती भर भी कोई खौफ नहीं था और वो इसका आदी था। अगर उसकी जगह इस समय साधना की दुनिया का कोई दूसरा सामान्य महायोगी इस बर्फीले रास्ते पर खड़ा होता तो अपनी जान बचाने और इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड से अपने खून को जमने से रोकने के लिए उसे अपनी अदिव्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढाल बनाने में ही जबरदस्ती फूंकना पड़ता।
जिससे उसकी साधना शक्ति पल भर में पानी की तरह बहकर खत्म हो जाती और वो बीच रास्ते में ही ढेर हो जाता। पहाड़ों के एक बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद शट ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, सामने का नजारा देखकर उसका दिल अंदर से थोड़ा सा बैठ गया, क्योंकि वो संकरा पहाड़ी रास्ता अभी भी बादलों को चीरता हुआ मीलों दूर तक अंतहीन फैला हुआ था। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि ये संकरा रास्ता उन्हें पर्वत के बिल्कुल शीर्ष यानी चोटी की तरफ लेकर नहीं जा रहा था, बल्कि ये रास्ता तो इस पूरी देवगिरी पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे, बीहड़ और डरावने आंतरिक पाताल वैली की तरफ नीचे उतर रहा था। इस मोड़ पर आकर शट के अपने शरीर की लगभग पूरे 20% सांसों की शक्ति और जीवन की ऊर्जा पूरी तरह से निचोड़कर नष्ट हो चुकी थी। उसका तेज दिमाग अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर घोड़ों की दौड़ने जैसी ये जानलेवा रफ्तार कुछ पल और बनी रही तो वो बीच रास्ते में ही थक कर कंगाल हो जाएगा और दम तोड़ देगा। भले ही उसके भीतर जागृत उस भाग्य चक्र के प्रभाव के कारण उसके सीने के भीतर जीवन की ऊर्जा का वो खजाना बाजार के उसके ही समान स्तर के दूसरे महायोगियों के मुकाबले पूरे 100 गुना ज्यादा समृद्ध और असीम था, पर तकदीर का कड़ा नियम यही कहता था कि अगर पानी लगातार बहता रहे तो एक न एक दिन कुएं का पूरी तरह खाली हो जाना बिल्कुल तय होता है। उसने अपने फेफड़ों को मजबूत किया, एक बहुत ही लंबी सांस ली, और जैसे ही उसने अपने मुंह से गर्म सांस छोड़ी, हवा के बीच सफेद कोहरे का एक बहुत बड़ा बादल पल भर में प्रकट होकर गायब हो गया। उसने अपने दिल को पक्का किया और दोबारा आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो अभी उस पथरीले रास्ते पर बमुश्किल कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक उसकी नजर सड़क के बिल्कुल ठीक बीचों बीच लगे बर्फ के एक बहुत बड़े और अजीब ढेर स्नोड्रिफ्ट पर पड़ी। शट ये नजारा देखते ही पल भर के लिए अंदर से पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसकी पारखी आंखों को उस बर्फ के मलबे के भीतर किसी इंसान के कुर्ते का एक छोटा सा कोना साफ दिखाई दे चुका था। वो बिना कोई पल गंवाए तुरंत दौड़ता हुआ उस बर्फ के ढेर के पास जा पहुंचा। जब उसने अपने दोनों हाथों से उस जमी हुई बर्फ को फुर्ती से हटाया तो सामने की हकीकत देखते ही उसका दिल दहल उठा। ये कोई और नहीं बल्कि आज सुबह भोजनालय की चौखट पर खड़ा वही उसका एक साथी युवा साधक था, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी छाती ठोक रहा था। पर आज वो यहाँ फर्श पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। उसके पूरे बदन पर बर्फ की एक बहुत मोटी चादर जम चुकी थी। उसकी सांसें टूटने की कगार पर थीं और उसका पूरा शरीर किसी लाश की तरह बिल्कुल ठंडा और कड़ा पड़ चुका था। उठो मेरे भाई, आंखें खोलो, होश में आओ। शट ने बड़े ही व्याकुल होकर उस साधक के फौलादी बदन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से झकझोरा, पर सामने पड़े उस अधमरे शरीर के भीतर रत्ती भर भी कोई सुगबुगाहट या हलचल नहीं हुई। वो लाचार साधक साक्षात मौत के आगोश में सो चुका था और ठंड के मार के कारण उसकी हड्डियों का ढांचा लोहे की तरह पूरी तरह से अकड़ चुका था। शट के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। उसने बिना कोई ढील दिए तुरंत अपनी 2 उंगलियों को उस साधक की गर्दन की मुख्य नस के ऊपर पूरी कड़ाई से टिकाया। कुछ पलों के उस भारी सन्नाटे के बाद उसे महसूस हुआ कि उस ठंडे बदन के भीतर आज भी जीवन की एक बहुत ही बारीक और कौंपती हुई धड़कन पल्स अभी भी रेंग रही थी। ये सुराग पाते ही शट के उदास दिल के भीतर खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। उसने बिना कोई पल गंवाए सीधे अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरी ताकत से नीचे पक्के फर्श की जमीन पर दे मारा और अपनी चेतना के आकाश में दहाड़ कर बोला, प्रकट हो जाओ। बूम! ठीक उसी सेकंड शट की हथेली की छुअन मात्र से उस बर्फीली जमीन को चीरता हुआ अतिशीत बर्फ का एक बहुत ही विशाल, चौकोर और अभेद्य कमरा आइस हाउस जमीन से ऊपर की तरफ उठा, जिसने पल भर में उन दोनों को अपने सुरक्षित घेरे के भीतर पूरी तरह से कैद कर लिया। वो बर्फ की चार दीवारी बमुश्किल आधे गज की ऊंचाई पर जाकर आपस में इस कदर मजबूती से जुड़ गई कि उसने बाहर से आने वाले उस प्रलयंकारी तूफान और बर्फीली आंधी के सारे जानलेवा रास्तों को एक ही झटके में पूरी तरह से सील कर दिया। शट ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपनी उंगली के उस स्थानिक अवलय स्पेशल रिंग को हवा में चमकाया और सिंह परिवार से उपहार में मिले बक्से के भीतर से साधना की दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ औषधि यानी एक प्राण रक्षक संजीवनी गोली रिजुवेनेटिंग पिल बाहर निकाली और बड़ी ही कोमल उंगलियों से उस बेहोश साधक के होठों को खोलकर उसके मुंह के भीतर डाल दी। ये औषधि ऐसे अधमरे और जम चुके साधकों के प्राणों को वापस खींचने के लिए साक्षात अमृत का काम करती थी। जैसी कि उम्मीद थी, उस जादुई संजीवनी गोली का असर पल भर में उस ठंडे बदन के भीतर साफ दिखाई देने लगा। उस साधक के चेहरे पर जमी हुई वह सफेद बर्फ की परत धीरे धीरे पिघलकर पानी की तरह बहने लगी और मौत के खौफ के कारण जो चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, उसके गालों के ऊपर जीवन की एक हल्की सी लाली दोबारा लौट आई। उसका पूरा शरीर अंदर से धीरे धीरे गर्म होने लगा था और उसकी टूटी हुई सांसें दोबारा पटरी पर लौटने लगी थीं। शट ने जब देखा कि संकट पूरी तरह टल चुका है तो उसके सीने को थोड़ी राहत मिली और उसने एक बहुत ही लंबी सांस छोड़ी। उसने बड़े ही आदर के साथ उस साधक के धड़ को हरी घास के फर्श पर आरामदायक मुद्रा में लेटा दिया।
अतिशीत बर्फ की शक्तियों से बना उसका ये गुप्त कमरा इतना मजबूत और अभेद्य था कि वो बाहर की उस खूंखार आंधी के थपेड़ों को चट्टान की तरह झेल सकता था। और ऊपर से उस संजीवनी गोली की जादुई ताकत के मेल से अब यह पूरी तरह पक्का हो चुका था कि जब तक ये साधक पूरी तरह होश में आकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मौत चाहकर भी इसके प्राणों को छू नहीं सकती थी। शट वापस मुड़ा। उसने बर्फ की उस भारी दीवार के बीच एक बहुत ही बारीक सा सुराख खोला और शांत कदमों से उस सुरक्षित कमरे से बाहर निकल आया। हकीकत तो ये थी कि पहाड़ों के बीच इस तरह अतिशीत बर्फ का एक पूरा जिंदा कमरा खड़ा करने में खुद शट के अपने शरीर की दिव्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जबरदस्ती निचोड़कर नष्ट हो चुका था। और आगे का वो पहाड़ी रास्ता अभी भी बहुत लंबा और जानलेवा था, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि उसे अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल बहुत ही नापतोल कर और फूक फूक कर करना होगा। खैर, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो अभी उस बर्फीले रास्ते पर बमुश्किल 2 कोस टूली ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच गिरे एक दूसरे इंसान के बेजान शरीर पर पड़ी। शट के माथे पर एक बार फिर गहरी लकीरें उभर आईं। उसने अपने दांत भींचे और फुर्ती से दौड़ता हुआ उस दूसरे अभागे साधक के पास जा पहुंचे। इस नए साधक की लाचार हालत भी बिल्कुल पहले वाले जैसी ही थी। ठंड के मार के कारण उसका पूरा खून जाम हो चुका था। शट ने यहां भी अपनी ममता और संस्कारों का लिहाज रखा। उसने बिना कोई स्वार्थ दिखाए बिल्कुल वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई। जमीन पर मुक्का मारा, बर्फ का सुरक्षा कवच खड़ा किया और उसके मुंह में अपनी तिजोरी से एक और संजीवनी गोली डाल दी। खेल इतने पर ही नहीं रुका। वो अभी यहां से महज 1 मील और आगे बढ़ा था कि रास्ते के अगले मोड़ पर एक तीसरा लाचार साधक बर्फ के नीचे दबा तड़पता हुआ दिखाई दे गया। इस तरह उस खौफनाक पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हर 1 या 2 मील की दूरी को पार करने के बाद शट कन्नौजिया की आंखों के सामने कोई न कोई ऐसा लाचार साधक बर्फ के मलबे के नीचे दबा साक्षात मौत से जंग लड़ता हुआ मिल ही जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शट अंदर से कोई बहुत बड़ा नासमझ बच्चा था जिसे बाजार की चालों का सुराग न हो। उसका तेज दिमाग अंदर से यह बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि इस तरह रास्ते में रुक रुक कर हर एक अजनबी मुसाफिर की जान बचाने के चक्कर में खुद उसकी अपनी तिजोरी से कीमती संजीवनी गोलियां कौड़ियों की तरह बर्बाद हो रही थीं। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि हर बार बर्फ का घर खड़ा करने में उसकी अपनी अदिव्य ऊर्जा का जो भयंकर नुकसान हो रहा था, वो उसे कल सुबह की मुख्य परीक्षा से पहले पूरी तरह से कंगाल और कमजोर कर देगा। पर इन सब कड़े नफे नुकसान के गणित को बहुत अच्छे से जानने के बाद भी गुलामी के पिंजरों से जन्म लेकर आए इस बच्चे का वो सीधा साधा पवित्र दिल इतना बेरहम कतई नहीं हो पा रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने किसी जिंदा इंसान की सांसों को इस तरह टूटते देख चुपचाप अपनी पीठ घुमाकर आगे बढ़ जाए। शट के दिल के भीतर इस नश्वर संसार के हर एक छोटे से छोटे जीवन के प्रति हमेशा से एक बहुत ही अटूट आदर, श्रद्धा और करुणा का भाव छिपा रहता था। और सच तो यह था कि उसके दिल का यह सीधा मिजाज बहुत हद तक उसके अपने जीवन के उन पुराने गुलामों वाले काले अनुभवों की देन था, जहां उसने खुद अपनों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा था। यही वजह थी कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पूरे जानलेवा रास्ते के भीतर एक एक करके पूरे 11 लाचार महायोगियों को साक्षात यमराज के चंगुल से खींचकर बाहर निकाला। और इस परोपकार के चक्कर में उसकी तिजोरी का एक बहुत बड़ा खजाना और उसकी अपनी दिव्य ऊर्जा का एक बहुत भयंकर हिस्सा पानी की तरह बहकर नष्ट हो चुका था। पर इस समय जो बात उसके माथे पर सबसे ज्यादा गहरी चिंता की लकीरें उभार रही थी, वो था सामने फैला वो देवगिरी पर्वत का अंतहीन और संकरा रास्ता। इस मोड़ पर आकर उसके अपने शरीर के भीतर जीवन की ऊर्जा बमुश्किल आधी लेस देन हाफ ही बची रह गई थी। ऐसा कतई नहीं था कि उसके भीतर साधना की दृढ़ता या धैर्य की कोई कमी थी, पर हकीकत यही थी कि पहाड़ों का ये तूफान अब साक्षात प्रलय का रूप ले चुका था और उसे अंदर से ये गहरा खौफ सता रहा था कि अगर ये रास्ता महज 2 कोस और लंबा निकला तो कल सुबह की परीक्षा के मंच तक पहुंचना तो दूर की बात होगी, वो खुद भी अपनी ताकत पूरी तरह खत्म होने के कारण इन्हीं अभागे मुसाफिरों की तरह इसी सफेद बर्फ के मलबे के नीचे दबकर हमेशा के लिए सो जाएगा। खैर, तकदीर का पासा आखिरकार पलटा। जैसे ही उसने उस 11वें लाचार साधक के प्राणों की रक्षा की और बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के बिल्कुल शीर्ष पर जा पहुंचा, उसने देखा कि वह संकरा पथरीला रास्ता अचानक एक झटके में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और उस रास्ते के खत्म होते ही सामने का जो विभत्स नजारा उसकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर साफ था कि आगे बढ़ने के लिए जमीन का कोई टुकड़ा वहां मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह सामने खड़े दूसरे पहाड़ की अत्यंत ऊंची और डरावनी चोटी को इस छोर से जोड़ने के लिए बीच हवा में लोहे की एक बहुत ही भारी और मोटी जंजीर आयरन चेन लटकी हुई थी, जो बादलों के बीच झूल रही थी। शट के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। वो शांत कदमों से उस खाई के बिल्कुल मुहाने के पास आया,
धीरे से नीचे झुका और जब उसने अपने हाथ के पोरों से उस भारी लोहे की जंजीर को छुआ तो साफ महसूस हुआ कि उस लोहे के भीतर से अति शीत बर्फ की एक ऐसी खूंखार और कड़कती ठंडी शीतलता बाहर निकल रही थी जो पल भर में किसी भी बड़े साधक की हड्डियों के गूदे तक को जमा कर रख दे। और मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं थी। पहाड़ों के इस जानलेवा तूफान के कारण उस लोहे की जंजीर की पूरी सतह के ऊपर सफेद बर्फ की एक बहुत ही सख्त और मोटी परत जम चुकी थी, जिसके कारण वह जंजीर इस समय किसी जादुई आईने की तरह बिल्कुल चिकनी और चमकीली स्मूथ एज अ मिरर हो चुकी थी। ऊपर से पहाड़ों के बीच चलने वाली वो प्रचंड बर्फीली आंधी उस भारी जंजीर को हवा में किसी खिलौने की तरह पागलों की तरह दाएं बाएं झकझोर रही थी। ऐसे खौफनाक मोड़ पर आकर इस पूरी दुनिया के किसी बड़े से बड़े महायोद्धा के लिए भी अपने दोनों पैरों के बल उस जंजीर के ऊपर सीधे खड़े रह पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। पैर का एक हल्का सा फिसलना भी साक्षात मौत के कुएं में कूदने जैसा था। उस जंजीर के ठीक नीचे बनी वो पहाड़ों की घाटी इतनी भयंकर, असीम और खौफनाक हद तक गहरी थी कि अगर साधना के इस मंच पर किसी साधक का पैर जरा सा भी डगमगाया और वो नीचे गिरा तो नीचे की पत्थरों की चट्टानें पल भर में उसके शरीर का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देंगी और उसकी रूह तक का सुराग इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलेगा। उस असीम गहरी घाटी के भीतर से गुजरने वाली वो बर्फीली आंधी इस समय इतनी खौफनाक आवाज कर रही थी मानो साक्षात नर्क के सारे प्यासे भूत प्रेत एक साथ मिलकर हवा में अपनी दर्दनाक चीखें मार रहे हों। और वो डरावना शोर किसी भी कमजोर दिल वाले मुसाफिर के कानों के भीतर साक्षात यमराज की आखिरी मौत की घंटी डेथ नेल जैसा गूंज रहा था, जिसे सुन लेने मात्र से ही बड़े बड़े सूरमाओं का सारा घमंड पल भर में कपूर की तरह उड़ जाए और वे उल्टे कदमों से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हों। पर गुलामी के लोहे के पिंजरों से जन्म लेकर आए इस छोटे से बच्चे शट कन्नौजिया के चेहरे पर इस मौत के तांडव को देखकर रत्ती भर भी कोई खौफ नहीं आया। उसने महज अपने माथे पर एक हल्का सा बल डाला, अपनी मुट्ठियों को पूरी कड़ाई से भींचा और बिना एक सेकंड की भी ढील दिए, बिना पीछे मुड़कर देखे, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे उस हवा में झूलती खौफनाक मौत की जंजीर के ऊपर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। लोहे की वो भारी जंजीर किसी चमकीले आईने की तरह बिल्कुल चिकनी और बर्फीली थी। जब शट कन्नौजिया ने उस पर अपना पहला कदम रखा तो कैंटीली ठंड और हवा के जबरदस्त थपेड़ों के कारण उसका बदन पल भर के लिए डगमगाया। उसे खुद को संभालने और जंजीर पर संतुलन बनाने में अच्छा खासा समय लग गया। यह पहली बार था जब शट ऐसी खौफनाक जंजीर के ऊपर चलने का दुस्साहस कर रहा था। बचपन के दिनों में उसने ताबूकाला क्षेत्र के जंगलों में पेड़ों के पतले तनों से बने पुलों को तो कई बार पार किया था, पर लोहे की इस भारी और झूलती हुई मौत की जंजीर के सामने वे सारे पुराने रास्ते महज एक बचकाना खिलौना थे। यहाँ की कड़े परिस्थितियों और जानलेवा फिसलन को देखकर साधना के इस मोड़ पर उसे अपने कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने थे। खैर, कुछ पल तक उस बर्फीले बवंडर के बीच पैर टिकाए रखने के बाद शट के तेज दिमाग ने इस जानलेवा जंजीर पर टिके रहने का एक बहुत ही नायाब और जादुई तरीका ढूंढ निकाला। उसे सिर्फ जंजीर के ऊपर सीधे खड़े होने की जिद नहीं करनी थी, बल्कि हवा के झोंकों के साथ जैसे जैसे वो भारी जंजीर दाएं बाएं पागलों की तरह डोल रही थी, उसे भी अपने बदन की मुद्रा को उसी लय में लचीला बनाकर थोड़ा थोड़ा झुकाना था। तभी वो नीचे की उस गहरी खाई में गिरने से बच सकता था। जब उसका पूरा शरीर इस झूलते हुए तालमेल का आदी हो गया तो शट के दिल के भीतर का सारा संकोच पल भर में हवा हो गया। उसने बिना कोई ढील दिए बड़े बड़े फौलादी कदम बढ़ाते हुए बिजली की गति से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। उस चौड़ी और मोटी जंजीर के ऊपर शट कन्नौजिया का वो छोटा सा साया किसी कमान से छूटे हुए तेज तीर की तरह आगे की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी खूंखार थी कि घाटी के भीतर बहती हुई वो बर्फीली हवा और गिरती बर्फ उसके बदन से टकराकर बीच से बिल्कुल साफ कट रही थी और पीछे सफेद कोहरे की एक लंबी लकीर छोड़ती जा रही थी। उसका साफ मानना था कि ऐसी जानलेवा जगह पर काठ की मूरत बनकर धीरे धीरे रेंगना खुद अपनी मौत को दावत देना था। इस खौफनाक खाई को जितनी फुर्ती से पार कर लिया जाए, मुकाबले का पासा उतना ही सुरक्षित रहने वाला था। हालांकि वो अभी बमुश्किल 30 फीट ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक सामने से मारती उस बर्फीली धुंध के मलबे के बीच उसे दो साए दिखाई दिए। वे दोनों डरे हुए युवा साधक खौफ के मारे पागलों की तरह उस लोहे की जंजीर से चिपके हुए थे और अपने हाथ पैर संभाले धीरे धीरे एक एक इंच आगे बढ़ने का लाचार प्रयास कर रहे थे। शट ने अपने माथे पर बल डाले। उसने अपने मुंह से कोई फालतू शब्द बाहर नहीं निकाला और हवा में एक जबरदस्त जादुई छलांग लगाते हुए सीधे उन दोनों के सिर के ऊपर से आर पार निकल गया। धम! शट के दोनों पैर एक बहुत ही सटीक संतुलन के साथ दोबारा उस जंजीर के लोहे पर जा टिके। इस अचानक हुई हलचल और सरसराहट से वे दोनों साधक अंदर से इस कदर घबरा गए कि उन्होंने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जंजीर को और ज्यादा मजबूती से भींच लिया। उनकी अपनी उंगली तक हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
पर अचरज की बात यह थी कि शट की साधना का नियंत्रण इतना लाजवाब था कि उसके कूदने के बाद भी उस भारी जंजीर के भीतर तिनके भर का भी कोई कंपन पैदा नहीं हुआ और वो बिना रुके सीधे आगे की तरफ भागता रहा। शट की उस जाती हुई पीठ और उसकी इस डरावनी रफ्तार को देखकर उन दोनों लाचार साधकों ने अविश्वास से एक दूसरे का मुंह ताका। उनकी आंखें अचरज और गहरे खौफ के मारे फटी की फटी रह गई थीं, पर उनके भीतर इस काल जैसी रफ्तार की नकल करने का तिनके भर का भी दुस्साहस नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी भलाई इसी में समझी कि चुपचाप सीधे बैठकर रेंगते हुए अपनी इस कड़े चढ़ाई को पूरा करें। वो भारी जंजीर पूरे 100 फीट लंबी थी, जो बादलों के बीच उन दोनों आसमान छूती खूंखार पर्वत चोटियों के मुहाने को आपस में जोड़ रही थी। शट कन्नौजिया की फुर्ती इस समय अपने सबसे ऊंचे और असीम शिखर पर थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी के कठिन अनुभवों और बाजुओं के जोर का ऐसा प्रदर्शन किया कि वह बिना किसी खरोंच के बिल्कुल मुकम्मल अंदाज में उस पूरी दूरी को पार कर गया। इस खौफनाक रास्ते के सफर के दौरान शट को जंजीर पर रेंगते हुए 4 और लाचार साधक मिले थे। उन सामान्य योद्धाओं के लिए वो 100 फीट की दूरी साक्षात नर्क के अंतहीन सफर जैसी भारी लग रही थी, पर शट की काया के लिए वो रास्ता महज कुछ पलों का खेल साबित हुआ। बमुश्किल 1 मिनट से भी कम समय के भीतर शट ने उस जानलेवा खाई को पूरी तरह पार कर लिया और दूसरे छोर पर जा पहुंचा। जंजीर की सीमा खत्म होते ही सामने पहाड़ों को चीरता हुआ एक और संकरा पथरीला रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वो चढ़ाई पूरे 100 फीट से भी कम चौड़ी थी और सीधे ऊपर बादलों के पार उस पर्वत के बिल्कुल शीर्ष यानी चोटी की तरफ जा रही थी। और उस चोटी के बिल्कुल शीर्ष पर जैसे ही शट की नजर गई, वहां बने सोने और सफेद पत्थरों के बड़े बड़े आलीशान महल और भव्य मंदिर इमारतें साफ साफ दिखाई देने लगे। बस मंजिल अब बिल्कुल करीब है। शट के होठों पर यह अद्भुत नजारा देखते ही जीत की एक बहुत ही खुशनुमा और सादगी भरी मुस्कान लौट आई। उसने पहाड़ों के उस पहले खौफनाक रास्ते को भी धूल चटा दी थी और मौत की उस झूलती जंजीर को भी पूरी तरह से फतह कर लिया था। अब उसके सामने खड़ा ये आखिरी संकरा रास्ता ही उसकी इस जीवन की सबसे बड़ी दीक्षा का अंतिम और मुख्य पड़ाव होने वाला था। जब लक्ष्य उसकी आंखों के बिल्कुल सामने इतनी पास खड़ा था, तो शट अपने बुरे से बुरे सपने में भी इस अंतिम मंच पर आकर घुटने टेकने या असफल होने की भूल कतई नहीं कर सकता था। उसने अपने फेफड़ों के भीतर एक बहुत ही लंबी सांस खींची, खुद को पक्का किया और उसकी आंखों के भीतर छाई वो व्याकुलता धीरे धीरे एक बहुत ही शांत और कड़े आत्मविश्वास में बदल गई। उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और उस आखिरी संकरे रास्ते की चढ़ाई पर चढ़ने लगा। पर जैसे ही उसकी काया ने उस नए रास्ते की सीमा के भीतर पैर रखा, साधना के उस मोड़ पर उसे साफ महसूस हुआ कि ऊपर चोटी की तरफ से कोई बहुत बड़ी और विनाशकारी ताकत बिजली की गति से सीधे उसी की छाती की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। शट की वे साफ आंखें पल भर में असाधारण रूप से पैनी हो गईं। उसने देखा कि ऊपर बादलों के पार से सफेद रंग का एक छोटा सा बिंदु हवा को चीरता हुआ बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था और उसका आकार पल पल में भयानक रूप से बड़ा होता जा रहा था। शट ने बिना कोई ढील दिए बहुत ही फुर्ती से अपने धड़ को दाईं तरफ मोड़ा और उस वार को हवा में ही चकमा दे दिया। वो साक्षात आसमान से गिरा एक बहुत बड़ा बर्फ का ओला हेलस्टोन था और उसका भारीपन बाजार के किसी भारी पत्थर के बिल्कुल बराबर था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पहाड़ों के इस गुप्त रास्ते को किसी साधक के आने का साफ सुराग मिल चुका हो। ठीक उसी सेकंड ऊपर चोटी से नीचे की तरफ बर्फीली आंधी का एक ऐसा भयंकर और तेज बवंडर छूटा जिसने पूरे रास्ते को अपने आगोश में ले लिया। पलक झपकते ही ऊपर बादलों के पार से चमचमाते सफेद बिंदुओं का एक ऐसा भयंकर सैलाब ओलों का तूफान बाहर निकला, जो पूरे रास्ते को घेरता हुआ पागलों की तरह सीधे शट की जान लेने के लिए टूट पड़ा। शट के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं और उसकी आंखों के भीतर एक अजीब सी ठंडी और कड़कती चमक साफ देखी जा सकती थी। आसमान से तोप के गोलों की तरह गिरते उन खौफनाक ओलों के प्रलयंकारी रूप को देखकर भी इस छोटे से बच्चे के पैरों में तिनके भर की भी कोई घबराहट पैदा नहीं हुई। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने के बजाय अपनी पूरी ताकत झोंक कर सीधे उस मौत के बवंडर के भीतर सामने की तरफ लपक गया। पलक झपकते ही शट कन्नौजिया उस खूंखार ओलों के तूफान के बिल्कुल बीचों बीच जा पहुंचा। शू शू शू! बाजार के भारी पत्थरों जैसे वे खौफनाक बर्फ के ओले शट के पूरे बदन को छूते हुए भयंकर कड़कती आवाज के साथ पास से गुजर रहे थे और उनके भीतर छिपा हुआ वो प्रहार साफ साफ साधना की दुनिया के किसी प्रथम स्तर के महायोगी के शुरुआती चरण की विनाशकारी मार के बिल्कुल बराबर बैठता था। अगर इस मोड़ पर आकर एक भी भारी ओला सीधे किसी साधक के सिर या छाती पर लग जाता तो उसका शरीर लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो जाता। और यहां तो ओलों का एक पूरा अभेद्य पहाड़ी नीचे गिर रहा था, जो पल भर में किसी भी बड़े योद्धा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का दम रखता था। अगर उसकी जगह इस समय बाजार का कोई दूसरा सामान्य साधक खड़ा होता तो वो घबराहट के मारे तुरंत अपनी पूरी अदिव्य ऊर्जा को सक्रिय करता और अपने चारों तरफ बर्फ या आग की एक बहुत मोटी रक्षा दीवार डिफेंस बैरियर खड़ी करके उसी की आड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ने का लाचार प्रयास करता। पर शट कन्नौजिया जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी ऐसी बचकानी भूल कतई नहीं करने वाला था।
चेतना के समंदर में बैठी धुएं में घिरी उस रहस्यमय आकृति यानी अपने पूजनीय गुरुदेव की कड़ी सीख उसे बहुत अच्छे से याद थी। उनके पूरे साधना काल में उन्होंने शट को अपनी ऊर्जा का फालतू प्रदर्शन करके रक्षा दीवार खड़ी करने की कला कभी नहीं सिखाई थी, बल्कि उनका पूरा कड़ा जोर हमेशा योद्धा की अपनी रफ्तार, उसके कदमों की फुर्ती और पैंतरे बदलने के सटीक नियंत्रण पर ही रहता था। साधना का सीधा सा नियम यही कहता था कि जब तुम अपनी फुर्ती के दम पर दुश्मन के हर एक वार को हवा में ही चकमा दे सकते हो, तो भला अपने भीतर की कीमती दिव्य ऊर्जा को फालतू के डिफेंस में फूंक कर खुद को कमजोर करने की क्या आवश्यकता थी। शट ने अपनी रफ्तार का ऐसा जादुई करिश्मा दिखाया कि वो बिजली की कड़क जैसी तेज गति से उन गिरते हुए ओलों के बीच से होकर गुजरने लगा। मैदान के बीच उसकी वो दुबली पतली काया महज एक धुंधली परछाई जैसी दिख रही थी, जो इतनी सफाई से पैंतरे बदल रही थी मानो कोई महान कलाकार स्टेज पर नृत्य का कोई आलीशान प्रदर्शन कर रहा हो। उसकी वे साफ पैनी आंखें इस समय असाधारण रूप से चमक रही थीं, और ऊपर से गिरते हुए एक एक ओले की रफ्तार और उसकी दिशा का बिल्कुल सटीक गणित उसके तेज दिमाग में पहले से ही साफ था। शू शट का वो छोटा सा साया उन खौफनाक ओलों को बीच से काटता हुआ लगातार ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। उसके कदमों की हलचल किसी अदृश्य भूत की तरह इतनी रहस्यमयी और मायावी थी कि देखने वाले दंग रह जाएं। वो उस अभेद्य दीवार जैसे तूफान को तिनके की तरह चीरता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। बमुश्किल एक छोटी सी चाय की चुस्की जितना समय ही बीता होगा, और शट कन्नौजिया अपनी फौलादी बाजुओं के जोर से उस पूरे जानलेवा रास्ते को पार करके सीधे उस अभेद्य पर्वत की चोटी के बिल्कुल शीर्ष माउंटेन टॉप पर जा पहुंचा। जैसे ही उसके कदमों ने उस पहाड़ी रास्ते की लक्ष्मण रेखा को पार करके ऊपर मुख्य शिखर की समतल जमीन पर अपने पैर टिकाए, पहाड़ों के बीच मची वो प्रलयंकारी बर्फीली आंधी और वो खौफनाक तूफान एक ही झटके में पूरी तरह शांत हो गया, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। यह अचानक आया सन्नाटा अंदर से इतना मायावी लग रहा था कि एक पल के लिए शट को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, सामने मीलों दूर तक फैले सोने और सफेद पत्थरों के वे भव्य राजसी महल, आलीशान कोठियां और चारों तरफ पूरे रौब के साथ घूमते हुए साधकों और योद्धाओं का वो भारी हुजूम देखकर वो पल भर के लिए चकित रह गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो इस नश्वर संसार को छोड़कर साक्षात देवताओं की किसी दूसरी रहस्यमयी दुनिया के भीतर कदम रख चुका हो। ठीक उसी पल सामने की मुख्य देहली के पास हल्के नीले रंग का एक आलीशान रेशमी कुर्ता पहने एक लंबा चौड़ा योद्धा बिल्कुल सीधा और सुदृढ़ खड़ा था। जब उसकी नजर पहाड़ी रास्ते के मुहाने से बाहर सुरक्षित निकलकर आते इस नए मुसाफिर पर पड़ी, तो उसने एक सरसरी नजर दौड़ाई, पर जैसे ही उसने इस साधक के चेहरे के भोलेपन और उसकी इतनी छोटी मासूम उम्र को इतनी बारीकी से देखा, तो अचरज के मारे उसके अपने होश उड़ गए और वो पल भर के लिए बिल्कुल काठ की मूरत बन गया। खैर, उसने तुरंत अपनी मर्यादा को संभाला, अपने भारी हाथ को हवा में ऊंचा उठाया और पूरी कड़ाई के साथ बुलंद आवाज में आवाज दी, कल सुबह के नए जांबाजों, परीक्षा का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। बिना कोई ढील दिए तुरंत यहां मेरे पास आकर इस मुख्य घेरे के भीतर इकट्ठा हो जाओ। शट ये कड़कती आवाज सुनकर पल भर के लिए थोड़ा सा चौंका। उसे तुरंत भाप आ गया कि वो बड़ा अधिकारी साफ साफ उसी को पुकार रहा था। इसलिए उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और शांत कदमों से चलता हुआ सीधे उस घेरे के पास जा पहुंचा। पर जैसे ही वो उस मुख्य मंच के पास पहुंचा, वहां पहले से ही खड़े तीन जाने पहचाने चेहरों को देखकर उसकी आंखों में अचरज की एक अनोखी चमक दौड़ गई। अरे छोटे भाई, तुम सचमुच अपनी इस दुबली पतली काया के दम पर इस मौत के बवंडर को चीरकर यहां जिंदा पहुंचने में कामयाब रहे। शूरवीर गौरव चौहान ने जैसे ही शट कन्नौजिया को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखा, उसके चेहरे पर जीत की एक बहुत ही कुटिल और मजेदार मुस्कान तैर गई। उसने अपनी उस बैंगनी तलवार को हवा में लहराया और पूरे रोप के साथ जोर से चिल्लाकर बोला, पर मानना पड़ेगा छोटे भाई, तुम्हारी रफ्तार तो बाजार के किसी बूढ़े कछुए से भी कहीं ज्यादा लाचार और धीमी रही। क्या मैंने आज सुबह कोठी के फाटक पर तुम्हें साफ कड़े शब्दों में यह हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ और सिर्फ मेरे घोड़े की पीठ के पीछे ही अपनी लगाम संभाल कर चलनी है? शट के होठों पर उसकी इस घमंडी बात को सुनकर वही सादगी भरी भोली मुस्कान लौट आई। उसने सभ्यता का पूरा परिचय देते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, थोड़ा सा सिर झुकाया और मधुर आवाज में बोला, गौरव भाई साहब, आपके इस असीम आदर के लिए ये छोटा भाई आपका हमेशा आभारी रहेगा। क्या मैं बड़े आदर के साथ आपसे ये पूछ सकता हूं कि इस चौखट पर कदम रखने का सीधा सा मतलब क्या ये समझा जाए कि हम सब सफलतापूर्वक इस पावन पर्वत की उन शुरुआती 3 अग्नि परीक्षाओं को पूरी तरह से फतह कर चुके हैं? अरे बात बिल्कुल 100% सच है छोटे भाई, इसमें पूछने जैसी भला क्या आवश्यकता थी? गौरव चौहान ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूरे घमंड से दहाड़ कर कहा। पहाड़ों के बीच बनी वो खौफनाक बर्फीली सड़क, वो हवा में झूलती मौत की जंजीर और ऊपर बादलों से गिरता हुआ ये पत्थरों जैसा ओलों का तूफान, इन्हीं तीनों जानलेवा चक्रव्यूहों को इस पवित्र देवगिरी पर्वत के इतिहास में पर्वत प्रवेश की 3 अग्नि परीक्षाएं कहा जाता है। अब ये मत कह देना छोटे भाई कि तुम अपनी जुबान खोलकर इस साम्राज्य की इतनी बुनियादी और पावन मर्यादा से भी पूरी तरह अनजान बैठे थे।
शट का पूरा सीधा साधा चेहरा ये तीखी डांट सुनकर पल भर के लिए संकोच के मारे थोड़ा सा लाल पड़ गया और वो लाचार होकर मुस्कुराने लगा। ठीक उसी पल उनके बिल्कुल पास खड़े उस 40 साल